नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी की तरफ से जो पोस्ट आई है सुपरवाइजर की। 201 पोस्ट है। साथ में कुछ और डिटेल में सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, कंप्रीहेंसिव वे में कैसे किस तरीके से पढ़ा जाए सिलेबस को, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है और इसको कवर करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है वो हम सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले कि हम बाकी चीजें डिस्कस करें, तो पहली बात ये है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टारगेट जेके एग्जाम्स ऑफिशियल। ओके, दूसरी बात ये है कि ऐप हमारी टारगेट प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, टारगेट जेके एग्जाम्स फॉर द फुल कोर्स फॉर द सुपरवाइजर। ठीक है, वो चीजें और डिस्क्रिप्शन में आपको या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। ये पहली बात। दूसरी बात ये सिलेबस को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से और कौन कौन से सोर्स रहने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एक ही वीडियो है, इसी वीडियो में हम सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। चाहे वो स्टूडेंट जो हैं ऐप पर हैं, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, वेदर ऑन द यूट्यूब या फिर जो कोर्स में एनरोल्ड स्टूडेंट है, सबकी स्ट्रेटजी एक ही रहने वाली है इसी वीडियो में। तो ध्यान से सुनना है एक एक वर्ड। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें अगर इसकी, तो बस 1 मिनट, 1 मिनट के लिए रुकना, मैं थोड़ा सा इसका पैनल जो है वो ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एक तो आपका सिलेबस जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्या चीजें हैं और किस तरीके से कहाँ को कौन कौन सा सोर्स चलना है जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी भी चलनी है जो ऑलरेडी जेके एसएसबी की कहीं ना कहीं ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, या फिर जेके पीएससी की केएस की तैयारी कर रहे हैं। उनके भी बच्चे हो सकता है वो भी एग्जाम दें, कोई जो प्रिपरेशन स्टेज में है, या जेके एसएसबी के किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका नहीं हुआ है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पोस्टें कम रहती हैं, सारे स्टूडेंट तो नहीं निकलते हैं। ठीक है, जैसे 2 लाख के आसपास अगर कोई स्टूडेंट जाएगा, 2 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती है, तो कुछ ही पोस्ट होती हैं। जैसे सुपरवाइजर की बात करें तो 201 पोस्ट है। ठीक है, तो इस पे भी कम से कम लाख तक फॉर्म तो जाएगा। ठीक है, नहीं अभी मुझे एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, बट इतना अप्रोक्सीमेटली लेता है जेके एसएसबी के एग्जाम में। आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। पहली बात है कि सिलेबस को डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस के साथ साथ में कुछ सोर्स हैं जो मैं डिकोड करने वाला हूँ, और कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ सोर्स मैं बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बता दी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। ठीक है, टारगेट जेके एग्जाम्स जो स्क्रीन पे भी देख रहे हैं आप। और किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बात ये है कि ये जो पोस्ट निकाली गई है सुपरवाइजर की, तो पहले आपको इसका रोल पता होना चाहिए कि सुपरवाइजर का रोल क्या है और क्या पोस्ट है। तो आपको ये बताना चाहिए कि आईसीडीएस गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, 1975 में स्टार्ट हुई थी। और इसमें जो है आईसीडीएस में हर एक स्टेट में या यूटी में ये होती है। सबसे पहले आईसीडीएस में क्या होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डीपीओ होते हैं, उसके नीचे होते हैं सीडीपीओ। ब्लॉक लेवल पे, और इस तरह से अगर पंचायत जो होती हैं, पंचायत, तो पंचायत में हर एक पंचायत में, जैसे आप अपना मान के चलिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जहां पे आपने सुपरवाइजर का फॉर्म भरा है, उस डिस्ट्रिक्ट में फर्दर ब्लॉक एक जैसे तहसील होती है। ठीक है, तहसील डिस्ट्रिक्ट के नीचे आगे तहसील, तहसील में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक आते हैं। अब इस ब्लॉक में जो है फर्दर जो है पंचायत भी आती हैं। उस पंचायत में क्या होता है, आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं। क्या होते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं। अब सीडीपीओ का रोल है एक्चुअल में, ये पोस्ट ही एक्चुअल में सीडीपी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है। कहीं ना कहीं चाइल्ड, वुमेन और अडल्ट गर्ल। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है किसका, सोसाइटी का। ठीक है, ये किसके पार्ट है, सोसाइटी के पार्ट ही है ना। चाइल्ड भी उधर ही है, वुमेन भी उधर है, अडल्ट गर्ल्स भी उधर है। तो आंगनवाड़ी सेंटर में होता क्या है कि चाइल्ड जो है
उसकी अर्ली एजुकेशन होती है 3 to 6 ईयर। वैसे जो बोला जाता है इनकी 0 से लेके 6 ईयर बच्चे होते हैं, लेकिन 0 से लेके 3 ईयर तक वो नॉर्मल होता है कि उनको खिलाया जाता है, न्यूट्रिशन वगैरह दी जाती है, लेकिन एक्चुअल एजुकेशन में दी जाती है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जिसको बोलते हैं, आपके सिलेबस में भी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, तो वो दी जाती है 3 to 6 ईयर्स बच्चों को। साथ में प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात ये है साथ में एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, लेकिन आंगनबाड़ी सेंटर्स में इन लोगों का काम है, अब आंगनबाड़ी सेंटर को जो है वो सुपरवाइज करती हैं, वो करती हैं सुपरवाइजर्स। कौन करता है? सुपरवाइजर। और ये स्कीम जो है एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से रहती है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। और ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री मैंने बता दी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में फर्दर जो है पोषण अभियान के अंडर आपकी ये स्कीम निकाली गई है, पोषण अभियान, ठीक है, जिसमें ये स्कीम निकाली गई है। तो आपको ये लमसम आइडिया हो गया कि ये जो पोस्ट है ये है क्या। डीपीओ, डीपीओ के नीचे सीडीपीओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीडीपीओ, सीडीपीओ के नीचे जो आती हैं वो आती है सुपरवाइजर, ठीक है, मतलब इसके नीचे जो वर्क करेंगे वो करेंगे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मेन काम है सुपरवाइज करना टू द आंगनबाड़ी सेंटर्स। अब ये आंगनबाड़ी सुपरवाइजर आ गई, सुपरवाइजर नीचे क्या आते हैं? आंगनबाड़ी सेंटर्स। अब आंगनबाड़ी सेंटर्स में क्या होता है? आंगनबाड़ी वर्कर्स होती हैं और आंगनबाड़ी हेल्पर, ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। अब इनका मेन काम क्या होता है आंगनबाड़ी सेंटर का? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू द चाइल्ड, नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू द चाइल्ड। तो ये एमसीक्यू बन सकता है आपका इंपॉर्टेंट कि आईसीडीएस की फुल फॉर्म बताओ। दूसरा बन जाता है ये कब आया? 1975 में। दूसरा बात ये, तीसरी बात ये आपने याद करनी है कि सीडीपीओ की फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, क्योंकि ये वही एक सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर इसके ऊपर कौन आएगा? सीडीपीओ। सीडीपीओ के नीचे आएंगी सुपरवाइजर, जो इसका आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। सीडीपीओ जो है वो एक जेकेपीएससी का जब एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो जेकेएएस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सीडीपीओ की पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो नीचे आगे सुपरवाइजर का आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसके नीचे आंगनबाड़ी सेंटर्स। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, इसमें कोई एग्जाम पहले तो नहीं हुआ करता था, अब आने वाले टाइम में होगा तो पता नहीं, बट ये है कि ये पता होना चाहिए आपको कि पोस्ट क्या है, ठीक है। अब करते हैं हम सिलेबस को डिस्कशन। सिलेबस डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कौन-कौन सा सोर्स कहाँ-कहाँ से पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हमारी ऐप पे जो डिफरेंट फैकल्टी आएँगी, वो आपको ये सब करवाएँगे, बट ये है कि ओवरऑल कुछ स्टूडेंट होंगे जो यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या-क्या चीज़ें कहाँ से करनी है। सबसे पहले आप सिलेबस देखें तो आपके सिलेबस में ये 6 कंपोनेंट हैं, 6 सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स बोलिए, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन सब्जेक्ट बोल सकते हैं आप। पहला है जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, यूटी जो 20 मार्क्स का है। दूसरा है जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन, वो 10 मार्क्स का है। इंटेलिजेंस और रीजनिंग 10 मार्क्स का है। जनरल साइंस 10 मार्क्स का है। कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड जो है 10 मार्क्स का है। स्पेशलाइजेशन 60 मार्क्स का है। स्पेशलाइजेशन मींस किसमें स्पेशलाइजेशन? एक तो कुछ टॉपिक सोशियोलॉजी के दिए गए हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, कुछ जो है नॉर्मल सोसाइटी के टॉपिक दिए गए हैं कि कंटेम्परेरी टाइम में सोसाइटी में क्या-क्या दिक्कत आती हैं, वो हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है? तो वो टॉपिक दिए गए हैं, साथ में कुछ आंगनबाड़ी सेंटर जो है, आंगनबाड़ी सेंटर में मैंने बताया किसकी क्या काम आए आंगनबाड़ी सेंटर का, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना। और आंगनबाड़ी सेंटर में कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो वो आंगनबाड़ी सेंटर के थ्रू चलाते हैं वो। तो कुछ स्कीम्स दी गई हैं, जैसे यूनिट 6 देखेंगे आप स्पेशलाइजेशन का। तो यूनिट 6 जो है वो टोटली 6 है, जो है आगे जो डिस्कस करेंगे हम स्कीम्स हैं। स्कीम्स क्या है? एक्चुअल में आंगनबाड़ी सेंटर में जितने भी रजिस्टर्ड चाइल्ड होते हैं, वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज प्लस लैक्टेटिंग मदर्स, उनकी क्या होती है? रजिस्ट्रेशन होती है। तो उनको क्या, फॉर एग्जांपल लाडली बेटी स्कीम्स है। लाडली बेटी स्कीम्स जो है वो एडोलेसेंट गर्ल के लिए, छोटे बच्चों के लिए जब वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है, तो 21 साल के अंदर जो भी स्कीम्स आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन वो स्कीम कहाँ से होगी? आंगनबाड़ी सेंटर्स जो हमारे एनरोलमेंट है वही आगे प्रोवाइड करेंगे। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनकी भी रजिस्ट्रेशन यहाँ होती है, वो आशा वर्कर के साथ कांटेक्ट करके उनको कहीं ना कहीं सरकार का जो फायदा मिलता है वो देते हैं। जैसे आगे पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री जन धन योजना, सॉरी धन धन योजना नहीं, ये स्कीम जो है आगे मातृ वंदना योजना, और एक और स्कीम जो दी गई है सिलेबस में, तो वो कहाँ होगा? रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होती है, वहीं से अप्लाई होता है। तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको आंगनबाड़ी सेंटर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो कि एक्चुअल में क्या है।
तो वो स्पेसिफिक सोशियोलॉजी का टॉपिक नहीं है, वो इसको मिक्स किया गया सिलेबस को। सिर्फ 4 ही यूनिट जो हैं, 4 भी नहीं, 2-3 यूनिट है जो स्पेसिफिक सोशियोलॉजी से है। तो जो भी एस्पिरेंट्स जिनका सोशियोलॉजी नहीं सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि सोशियोलॉजी के तो 5 पॉइंट है, बाकी 95 पॉइंट तो अलग से हैं। जिनका स्पेसिफिक जिन्होंने एमए की है, या बाकी वाला जो है सोशियोलॉजी वाला, उनको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी वाले जो हो सकते हैं उनका सोशियोलॉजी ना हो, तो उनको डर लग रहा हो कि सोशियोलॉजी पता नहीं क्या कुछ आ गया, कुछ नहीं है। यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक ये सोशियोलॉजी का पार्ट, बाकी 5 और 6 सोशियोलॉजी का नहीं है, वो बेसिक है। 5वां जो है थोड़ा साइंस के टॉपिक है, उसमें भी दिया है कि भाई ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, बाकी चीजें वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब लेट अस डिस्कस वन बाय वन, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दिखे कि भाई क्या क्या चीजें कैसे करनी है। ठीक है, पहला जो पोर्शन है, जहां तक मैं बोलूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ये आमतौर पे अगर आप जेके एसएसबी का सिलेबस देखेंगे किसी भी पोस्ट का, तो वहां पे सिलेबस ये सेम होता है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे 60 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, इसके स्पेशलाइजेशन के। इसमें बात करें तो आपका ये क्लियर और चीज बताऊं मैं आपको, मार्क्स जो है 120 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। तो ये भी ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है, और 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, 2 आवर का टाइम है, 120 मार्क्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके से चलना है आगे। तो नेगेटिव मार्किंग 0.2, 0.25, और बाकी जो है 2 घंटे का पेपर, 120 मार्क्स। ठीक है, 120 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन कितने का मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, अगर इसकी बात करें हम, 20 मार्क्स का है। बस 20 मार्क्स का तो है, लेकिन इसमें कंपोनेंट कितने हैं, 8 कंपोनेंट है। मतलब सब टॉपिक जो है इसमें इसमें दिए गए हैं 8 टॉपिक। ठीक है, अब ये 8 टॉपिक हैं, तो मतलब ये रखो आप कि ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल नेशनल एंड इंटर। सबसे पहली बात, इससे पहले मैं आगे बता दूं आपको, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सिलेबस डाउनलोड करके आप अपने पास रखें। डाउनलोड करके जहां भी आप पढ़ रहे हैं, डाउनलोड करके नहीं, आप फोटो स्टेट करके अपने पास रखें। चाहे वो आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो अपने जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आपने चेयर लगाई उसके सामने आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए। उसमें आप जो जो कंपोनेंट कर रहे हैं उसको आप मार्क कर दीजिए कि ये हमने कर दिया, ये कर दिया। वो इंपॉर्टेंट है कि आपका एक मिशन, आपका जो एम है, उसको क्लियर क्लियर दिखता है कि ये चीजें हमने कर दी हैं। ठीक है, तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस दिया है, इंटरनेशनल दिया है, बट जे एंड के भी करंट में आएगा। इसकी कहाँ से करना है, इसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कब, एग्जाम के 15-20 दिन पहले। तो करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डेली वीडियो देखते हैं, 10 और 20 मिनट की वीडियो देखते रहोगे, किसी भी चैनल की देखोगे आप, डेली डेली देखोगे, तो 3 महीने में उसके नोट्स बहुत लंबे बन जाएंगे। किसी की भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तो बनाता ही नहीं हूँ वीडियो, ठीक है, 10-10 20 मिनट की डेली की। ठीक है, मेरी एक की वीडियो होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग सॉलिड चीजें हों। तो वो काम नहीं करना है, आपने स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। स्टैटिक कहने का मतलब हो गया जहाँ पे कोई भी करंट का पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होती है, करंट के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया, एक की पीडीएफ अपलोड करेंगे, उसमें आपका काम तमाम हो जाएगा। मतलब अगर 4 क्वेश्चन आएंगे या 5 क्वेश्चन आएंगे, वो उससे निकल जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि वो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। दूसरी बात सिलेबस की ये वाली रही, तो इसमें दिया गया इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट मतलब हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपके पास लूसेंट पड़ी है, लूसेंट की एक किताब आती है, तो वो लूसेंट की किताब मार्केट्स में जाके खरीद सकते हो आप। ठीक है, इससे मेरे को याद है, लूसेंट से याद है मेरे को, एक किताब जो है सुपरवाइजर के लिए, जो अभी मार्केट में आपको दिखेगी। ठीक है, आई हैव रिटन दैट बुक। तो ये एक विशाल पब्लिकेशन के थ्रू बुक आई है मार्केट में। तो 1-2 दिन में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आज 17th ऑफ जनवरी को। ठीक है, तो 1-2 दिन में ये मार्केट में आ जाएगी। तो ये आप ले सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, यहाँ लिखा है विशाल पब्लिकेशन, और यहाँ पे लिखा है इन कोलैबोरेशन विद द टारगेट जेके एग्जाम्स। ठीक है, इसमें जो है जो सोशियोलॉजी का पोर्शन है, जो आपका 60 मार्क्स का है, ठीक है, 60 मार्क्स का है, वो कंपोनेंट इसमें आपको मिल जाएगा। बट इसके अलावा भी आपने क्या करना है, जो लेक्चर आएंगे, अब इस बुक में जो कंटेंट है, जो कंटेंट इसमें दिया गया है, जो भी दिया गया है, उस वो भी पढ़ना है। ठीक है, जो आप ऐप पे बच्चे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ किताब लेनी है। दूसरा जो यूट्यूब पे उनको भी ये लेनी है। बट उसके अलावा भी यूट्यूब पे जो लेक्चर आ रहे हैं उसमें कंटेंट इंप्रूवमेंट होगा और ज्यादा। ठीक है, साथ में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया कि, मैंने अभी ये नहीं बताया कि एमसीक्यू देखो, एक जैसे टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के आपके पास
अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस एमसीक्यू हमने प्रोवाइड किए हैं जो कोर्स पे बच्चे हैं। जैसे कम्युनिटी आ गया, ठीक है, कम्युनिटी के 50 प्लस एमसीक्यू दिए, तो हर एक टॉपिक लेक्चर खत्म होने के बाद उसी पीडीएफ में स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है अलग से, उसमें आपको 100 एमसीक्यू हर एक टॉपिक के दिए जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आइडिया है कि 3000 प्लस एमसीक्यू खाली और खाली आपके 60 मार्क्स के लिए, ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो किताब भी पढ़नी है, इसमें जो कंटेंट होगा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंटेंट सेम रहेगा हमारा जो लेक्चर सीरीज आएगी, ठीक है, बट कुछ कंटेंट हम ऐड ऑन करेंगे, ताकि आपको किताब लेने का क्या फायदा है जब आपको कंटेंट ऐड ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको फोटो स्टेट के चार्जेस बच जाएंगे, ठीक है। तो जो कंटेंट इसमें दिया है वो आपने पढ़ना है, बट आपने अपनी एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको स्पेसिफिक अपने नोट्स बनाने हैं। जो इसमें दिया है वो वाला कॉपी पे नहीं लिखना है, जो हम एक्स्ट्रा लेक्चर में ला रहे हैं वो कॉपी पे लिखना है, ठीक है। ये सिंपल बात है, सबके लिए बोल रहा हूँ, जो ऐप पे कोर्स में एनरोल है स्टूडेंट उनके लिए भी, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी। यूट्यूब पे जो लेक्चर आएंगे, तो जो कंटेंट एक्स्ट्रा होगा तो आपने कॉपी अपनी बनानी है अलग से हर एक टॉपिक वाइज, तो उसमें आपने ऐड ऑन कर देना है जो एक्स्ट्रा कंटेंट हम पढ़ाएंगे। जो बुक में है तो उसको फोटो स्टेट करने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ लेक्चर सुनो और थोड़ा समझने की जरूरत है कि कंटेंट है क्या एक्चुअल में, ठीक है। और एमसीक्यू, खासकर जो एमसीक्यू है वो इस बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, जितने हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है 3000 प्लस एमसीक्यू जो मैंने बता दिया, ये कोर्स में जो बच्चे एनरोल हैं उसमें, कोर्स में ऑलरेडी, कोर्स में है क्या वैसे, कोर्स जो ऐप पर है टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप पे, उसमें एक तो आपको लेक्चर सीरीज प्रॉपर टाइम प्रॉपर मिलेगी, दूसरा ये है पीडीएफ स्टडी मटेरियल, मतलब हो गया इस बुक के अलावा भी, ठीक है, स्टडी मटेरियल जो है वो, स्टडी मटेरियल जो है आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी ये है कि स्टडी मटेरियल के साथ मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट भी तो इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। इस जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है पीडीएफ की, इसमें अलग से एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो मैंने बताया 3000 प्लस एमसीक्यू आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा। मॉक टेस्ट आपके फुल लेंथ रहेंगे जो आपके सिलेबस की है, ठीक है, वो प्लस सेक्शन वाइज भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ये मार्केट में बुक है तो इसको किस तरीके से यूज करना है आपने, ठीक है। मैंने बोल दिया हाफ ऑफ द कंटेंट जो बुक में है वो सेम रहने वाला है, लेकिन बाकी चीजें स्पेसिफिक, मैं सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी जो टॉपिक हैं वो तो लेक्चर वाइज आएंगे, तो वो तो हम इस बुक से नहीं पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है कि टीचर अलग अलग होगा तो फैकल्टी अलग अलग होगी, तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री जो दी गई है इस पे एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करना है। एक बताया मैंने, अगर लूसेंट की बुक आती है, अब आल्दो अगर ये बुक जो है सुपरवाइजर की भी अगर ये लेंगे तो इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगी, मेडिवल मॉडर्न सब कुछ मिल जाएगा। बट लेट अस सपोज कि आपके पास लूसेंट भी है, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपने जितनी भी मूवमेंट है, ठीक है, 1857 से लेके 1947 तक, 1947 तक सारी मूवमेंट को देख लेना है, खासकर गांधीयन मूवमेंट पे फोकस ज्यादा करना है, गांधी जी की मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, तो ये सारी पढ़ लेनी है आपने स्पेसिफिकली। बाकी जब जो भी फैकल्टी आएगी इंडियन हिस्ट्री क्लासेस लेने के लिए तो वो आपको डिटेल में लेक्चर तो प्रोवाइड करेंगे, बट ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री के अलावा आपको लिखा है कल्चर, तो कल्चर में आपने एक तो डांसेस ऑफ इंडिया, कौन कौन से डांसेस हैं, क्लासिकल म्यूजिक कौन सा इंडिया का, ठीक है, कौन कौन से क्लासिकल म्यूजिक है वो देखने हैं आपने, ठीक है। और इसमें भी एक चीज देखनी है आपने कि कोई रिसेंट में अगर किसी डांसर की, किसी क्लासिकल म्यूजिक सिंगर की, या फिर कोई ऐसा एक्ट्रेस है, ठीक है, एक्टर या एक्ट्रेस है जिनकी डेथ हो जाती है, तो उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये क्लासिकल म्यूजिक से या थे या नहीं थे, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा आपने जे एंड के कल्चर देखे तो जे एंड के कल्चर में फोक डांसेस देख लेने, ठीक है, तो वो इसमें खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी भी अगर होगा कुछ तो हम आगे अपडेट कर देंगे आपको, बट स्पेसिफिक इतना तो पढ़ना है आपने। फिर इसमें हमने लिखा है हेरिटेज, हेरिटेज आपके सिलेबस में लिखा है, तो हेरिटेज में क्या करना है आपने, एक तो यूनेस्को 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 वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती हैं वो पढ़ लेनी है, ठीक है, सारी की सारी अपडेट अभी तक जो भी आई हैं, ठीक है। तो हेरिटेज में जे एंड के की जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो उसमें भी कोई हेरिटेज वाली साइट होगी तो हम वो भी आपने देखनी है, एक बार गो थ्रू होना है, वो भी आपको पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास अगर हिस्ट्री की होगी, इसमें मैंने बोला फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। इसकी बात करूं तो स्पेसिफिकली 5-6 टॉपिक है, इसी को पढ़ना है, पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, अगर आपके पास बुक है भी,
इसमें से पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स पढ़ लेने, प्रियम्बल पढ़ना, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, ड्यूटीज पढ़नी है, डीपीएसपी, तो इधर तक ही पढ़ना है। और कुछ आर्टिकल है वो याद कर देने, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे इमरजेंसी के आर्टिकल कौन से हैं, ठीक है। और इमरजेंसी के आर्टिकल और पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा देख लेना, पंचायती राज का आर्टिकल कौन सा, जैसे आर्टिकल आर्टिकल 4040, ठीक है। इमरजेंसी के आर्टिकल 352, 356, 360, ये इंपॉर्टेंट है। 280 आर्टिकल किसके रिलेटेड है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं जितने स्पेसिफिक सिलेबस में लिखे हैं, इसके अलावा पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये मैंने बोला पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आ गया पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया मींस हो गया, ये अगर हमारे पास इंडिया है, ठीक है, रफ मैप अगर मैं ड्रा करूं ऐसे करके, तो इसमें पॉलिटिकल मैप मतलब हो गया कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन सी स्टेट किसके साथ टच कर रही है। जैसे यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के साथ कौन सी स्टेट टच कर रही है, पाकिस्तान है। यहाँ पे इस साइड चाइना है, इस साइड अफगानिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है, मालदीव्स है, यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कौन सी स्टेट किसके साथ बॉर्डर कर रही है या नहीं। फिर कभी क्वेश्चन से ये पूछा जा सकता है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस तरीके से आपको पॉलिटिकल मैप देखना है कि कौन सी स्टेट किसके साथ टच कर रही है नहीं कर रही है, वो इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डिवीजन में अगर बात करें तो फिजिकल डिवीजन में एक एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है, ठीक है, उसमें दिया गया है वो वाला फिजिकल डिवीजन पढ़ लेनी है, जिसमें होता क्या है फिजिकल डिवीजन में आपने देखना है। फिजिकल डिवीजन में ज्योग्राफी में, ठीक है, अगर स्पेसिफिक लिखा है तो ज्यादा पढ़ना नहीं ना, उतना ही पढ़ना जितना सिलेबस में दिया है, पूरी ज्योग्राफी थोड़ी पढ़नी है। इसमें आगे आपके पास रिवर्स पढ़ने हैं, इंडिया के रिवर्स पूरे, लेक कौन कौन सी हैं वो पढ़नी है इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास माउंटेन्स पासिस कौन कौन से हैं वो पढ़ने हैं इंडिया में, ठीक है। इंडियन की बात करो इंडियन में, ठीक है। माउंटेन कौन से हैं, लेक कौन से हैं, ग्लेशियर्स कौन से हैं, ये सब चीजें आपने पढ़नी है फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में आपके ये पढ़नी है। और जे एंड का स्पेसिफिक पढ़ना है वो अलग से पढ़ना है, ये इंडिया का तो पढ़ना ही है, बट ये इंडिया का पढ़ना ही पढ़ना है। बट इसके अलावा भी जे एंड के का स्पेसिफिक ये सारी चीजें पढ़नी है। रिवर अगर जे एंड के में कौन कौन सी हैं, लेक्स कौन से, माउंटेन कौन से, पासिस ग्लेशियर कौन से, ये इंपॉर्टेंट है कि जे एंड के परस्पेक्टिव से भी आपने पढ़ना है और इंडिया के परस्पेक्टिव से भी पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट। तो इसमें यही चीजें पढ़नी होती हैं फिजिकल के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी बात करें आगे, हम डेमोग्राफी सेंसिस लिखा है, इट्स फीचर एंड फंक्शंस, तो क्लियरली है कि भाई डेमोग्राफी सेंसिस 2011 का आया है, उसके अलावा 21 में आना था वो नहीं आया है, ठीक है। तो अभी क्या है, डेमोग्राफी सेंसिस 2011 वाला पढ़ना है, 2011 वाला पढ़ना है डेमोग्राफी सेंसिस। और डेमोग्राफी सेंसिस स्टार्ट कब से हुआ है, तो ये हिस्ट्री में अगर देखेंगे जाके तो वो देख लेंगे आपकी भाई लॉर्ड मायो का टाइम में स्टार्ट हुआ, जो भी चीजें हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर सेंसिस लिया जाता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर। बाकी इसकी फीचर्स है, डेमोग्राफी सेंसस की फीचर क्या होती है, फंक्शन क्या होती है, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से टाइम में पॉपुलेशन ज्यादा थी इंडिया की, ठीक है, जैसे 1921 में क्या पॉपुलेशन थी, ठीक है। ग्राफ अगर लेके हम चले 1873 या 74 के पास से लेके अभी तक, ठीक है, 2011 तक, 2011 का सेंसस पढ़ना है, पूरा का पूरा सेंसस पढ़ना है, ठीक है। उसमें ये पढ़ना है कि भाई कौन सा लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट हाई किस स्टेट का है। फिर ये भी पढ़ सकते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, वो चीज देखनी है। और ये जब स्टार्ट हुआ था अपना ब्रिटिश के टाइम में, उस टाइम में जो है सेंसस किसके अंडर हुआ, कौन वहां उस टाइम में 1873 74 के टाइम में, 1881, उस टाइम में हमारे पास कौन था, लॉर्ड मायो। तो गवर्नर जनरल तो नहीं थे क्योंकि 1857 के बाद वहां पे उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया था, पहले इसको बोलते हैं गवर्नर जनरल, या इसके बाद क्या बोलते थे, वाइसरॉय बोलते थे, ठीक है, उसके बाद वाइसरॉय बोलते थे। तो इस टाइम में हमारे पास लॉर्ड मायो थे, उस टाइम से स्टार्ट हो गया अभी तक, वो चीजें हमने थोड़ी सी इसमें डिटेल में देखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मींस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है, ये वाला जो सिलेबस लाइन लिखी है, वेदर क्लाइमेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें अगर, तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में देखो, ट्रांसपोर्ट मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट करना करना, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एक तो हमारे पास एयरवेज आ गई, मतलब एयरपोर्ट याद करने कि
J&K का भी याद करना है, और अगर कोई स्पेसिफिक इंडिया का है तो वो भी देखना है हमने, वो भी जो न्यूज में हो वो वाला देखना हमने। दूसरी बात है एयर एयरपोर्ट आगे, फिर आगे आपके नेशनल हाईवेज, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि नेशनल हाईवे जैसे NH44 है, 27 है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। लेकिन हो सकता है कि आपको अदर नेशनल हाईवे पूछ ले, जैसे 1, 2, 5, तो बता दें कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो वो स्पेसिफिक वो भी पूछ सकते हैं। तो नेशनल हाईवे के बारे में देखना है थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा कलरिंग जो होती है, इसके जो नेशनल हाईवे का कलर होता है, जैसे स्टेट के लिए अलग कलर आता है, येलो कलर होता है नेशनल हाईवे के लिए, बाकी स्टेट के लिए कौन सा कलर है, बाकी वाली वो चीजें हमने देखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट आ गया, फिर आ गया रेलवेज आ गई, रेलवेज। तो रेलवेज का हमने देखना है कि जैसे रेलवे सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है। जैसे अभी 49th वंदे भारत जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है, 49th वंदे भारत। तो वो देखना वंदे भारत के बारे में कि कितने नंबर पे कहाँ क्या चल रहा है। तो रेलवेज के बारे में जैसे कवच सिस्टम होता है इसका, KAVACH, ठीक है, कवच सिस्टम होता है। तो वो कवच सिस्टम क्या है रेलवे के रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कौन सी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक J&K में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो J&K में प्रोजेक्ट जो है रिलेटेड, जो BRO कंस्ट्रक्ट कर रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट कर रही है रोड, ठीक है। तो वो हमें कहीं ना कहीं BRO जो है कंस्ट्रक्शन इन J&K एज वेल एज लद्दाख, दोनों देखनी है, लद्दाख और J&K, उसमें से क्वेश्चन एक आ सकता है, J&K भी लद्दाख में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम देख लेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन आपको उस परस्पेक्टिव से चलना है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सब आएगा कि एक तो स्पेस वाला देखना है, एयर वाला, एयर में एयरपोर्ट, ठीक है। रोड, रोड में आपने देखना है ना, है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे वगैरह वो देखना है। और इसमें कलर्स भी देखने हैं, दो कौन कौन सा कलर अलग अलग, येलो कलर इसका, बाकी इसका जो भी कलर है। इसके अलावा पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स भी देखना है, पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्ट्स में क्या होता है, स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली पोर्ट्स की बात करें तो अगर इंडिया की बात करें तो पोर्ट्स कहाँ दिखेंगे, जहाँ पानी होगा, ठीक है नहीं। तो हमें यहाँ पे गुजरात से लेके नीचे वाले पोर्ट जितने भी हैं वो सारे देखने हैं। तो J&K का नाम नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से उतना पानी नहीं है पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो वो हमें पोर्ट्स यहाँ पे देखने हैं, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, ये सारे पोर्ट्स जो जो भी इंपॉर्टेंट है वो वाले देखने हैं, ठीक है। तो पोर्ट्स इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्रॉप्स के बारे में। तो क्रॉप्स में हमने क्या करना है, क्रॉप्स में, क्रॉप्स टॉपिक है, तो क्रॉप्स में हमने क्या देखना है, रबी क्रॉप कौन सी है, एग्जाम्पल कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, ये टॉपिक सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। इसकी PDF को नहीं प्रोवाइड की जाएगी। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ज़ैद क्रॉप कौन से हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने एक टॉपिक देखना है कि MSP कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, 23 से 24 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। और कौन इसको रिकमेंड करता है, MSP को भी देखना है। फार्मर्स के लिए MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक टॉप स्कीम चली है सरकार की तरफ से, तो वो स्कीम देखनी है। दूसरा तीसरा पॉइंट, पहला तो मैंने ये बोला, दूसरा ये हो गया, तीसरा आ गया ये, फोर्थ नंबर पे क्या देखना है आपने, क्रॉप्स में ही देखना है कि कौन सी स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट देखनी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट। क्या प्रोड्यूसर स्टेट, क्रॉप्स कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके चलूं, राइस, मेज, कॉटन, मिलेट्स, ठीक है। ये सारा डाटा जो है रिसेंट वाला, जैसे मेज आ गया, राइस आ गया, जूट आ गया, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये क्रॉप्स जो हैं, इसकी एग्जांपल देखनी है कि कौन सी स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। शुगर केन आ गया, शुगर केन आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपने क्रॉप्स में एक और चीज देखनी है कि प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है, प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती है, और कैश क्रॉप कौन सी होती है, कैश क्रॉप्स कौन सी होती है, ठीक है। ये प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती है, कैश क्रॉप्स कौन सी होती है, इसकी एग्जांपल देखनी है, इंपॉर्टेंट है। इनकी भी एग्जांपल देखनी है, राबी और खरीफ और ज़ैद क्रॉप कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच आर द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप्स, नॉट राबी क्रॉप्स, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी कैश क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप्स है या नहीं है, MSP कितनी फसल के लिए दिया जाता है, टॉप स्कीम के लिए किसके लिए, टॉप स्कीम है मतलब कि टोमेटो, टोमेटो, पोटैटो, और ओ से क्या हो गया, ओ से क्या हो गया, ऑरेंज तो नहीं है, ऑनियन, ठीक है। ऑनियन, पोटैटो और टोमेटो, इसके लिए सरकार ने कुछ स्कीम थी इसके रिलेटेड, वो हम देखेंगे आगे भी, बट आपको ये पता होना चाहिए।
बाकी स्टेट देखनी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस किस की है, यहाँ पे जो दिया गया है, और बाकी वाली भी देखनी है आपने, लेकिन मेजरली आपको जो न्यूज में रहता है वो देखनी है। इसके अलावा इंडिया का रैंक देखना है कि इंडिया का रैंक वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड क्रॉप्स में कितना कितना है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें क्रॉप्स में आपने पढ़नी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में अगर देखिए हम, तो एक इंपॉर्टेंट बन जाता है क्लाइमेट में क्या पढ़ें। अब बेसिक डेफिनेशन क्लाइमेट की तो सबके पास होगी, सब देखेंगे, बट बेसिक अगर एनसीईआरटी में देखेंगे आप, एनसीईआरटी में जस्ट 1 मिनट, एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में हमारे पास, एनसीईआरटी में हमारे पास कॉपन क्लासिफिकेशन है, कॉपन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है। तो कॉपन क्लासिफिकेशन एक्चुअल में क्या है, कॉपन ने क्लासिफाई किया गया है, किया है इसने, ठीक है, कि पूरा जे एंड के जो है, रफ मैप ड्रा कर रहा हूँ मैं, जे एंड के, जे एंड के इंडिया पूरा किस किस क्लासिफिकेशन आता है, जैसे हम बोले क्लासिफिकेशन के लिए जे एंड के, जे एंड के हो गया लद्दाख, जे एंड के हो गया ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला सारा, कौन कौन सी आ गई, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, ये सारा पोर्शन ये आता है टुंड्रा रीजन में, TUNDRA टुंड्रा रीजन में। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब ट्रॉपिकल में कौन आता है, ट्रॉपिकल मॉनसून में कौन सा आता है, ट्रॉपिकल मॉनसून, जैसे आपको पता है कि वेस्टर्न घाट में क्या है, वेस्टर्न घाट में हमारे पास ट्रॉपिकल मॉनसून ज्यादा आते हैं, तो उन्होंने उसी तरह से क्लासिफाई किया गया है ये वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट में हमारे पास क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून बारिश ज्यादा होती है। इसके अलावा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज्यादा होती है, आपने नाम सुना होगा मैसनरम, MAYSN, मैसनरम, ठीक है, तो मैसनरम जो है मेघालय में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश जो है वहां पे होती है, मेघालय में मैसनरम एक जगह है, पहले इससे पहले चेरापूंजी में होती थी, बट आज की डेट में मैसनरम याद रखना है अपने, वहां बारिश होती है। तो ओवरऑल ये क्या है कि क्लाइमेट किस तरह से है, ठीक है, तो जे एंड के का क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्या लिखा है, जब आप इंडिया का पढ़ रहे हैं तो जे एंड के भी माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू यूटी ऑफ जे एंड के लिखा है पूरा जनरल नॉलेज, तो आपने इंडिया का भी पढ़ना है, जे एंड के का भी देखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लाइमेट में, तो क्लाइमेट मैंने बता दिया कि कॉपन क्लासिफिकेशन ने जे एंड के को टुंड्रा रीजन में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, तो बाकी भी चीजें देखनी है कि कौन कौन सा किस तरीके से किया गया है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी में 11th की एनसीईआरटी है, उसमें ये दिया गया है, 11th या 12th की एनसीईआरटी है, तो उसमें क्लासिफिकेशन दी गई है, वो पढ़ना है। दूसरा क्लाइमेट में अगर देखें तो क्लाइमेट में एक तो मैंने बताया क्या, कॉपन क्लासिफिकेशन, जो आपको जो भी टीचर ये क्लास लेंगे तो वो पढ़ा लेंगे आपको, बट अगर आपको पढ़ना ही है तो एनसीईआरटी में जाके सीधा डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि क्लाइमेट, एक तो टॉपिक ये आ गया क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लाइमेट में आपने पढ़ना है इंडियन मॉनसून। तो इंडियन मॉनसून जो है वो किस वजह से होता है या नहीं होता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन कंसेप्ट है, एक आ गया एल नीनो और एक आता है ला नीना, ला नीना, ठीक है, तो ये कंसेप्ट पढ़ना है, एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है। इंडियन मॉनसून में अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, गुजरात और ये नीचे, और जब भी ये साउथ वेस्ट मानसून आता है तो बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है, किस स्टेट में होती है, जो नॉर्थ ईस्ट का मानसून होता है कहाँ बारिश होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, उसकी वजह से बारिश कहाँ से आती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से होती है, मेडिटेरियन सी से होती है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से होती है। फिर क्लाइमेट में ये नॉर्थ ईस्ट मानसून से कहाँ बारिश सबसे ज्यादा होती है, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट सॉरी, साउथ ईस्ट, ये आ गया ईस्ट, ये वेस्ट, तो वेस्ट सॉरी, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश कहाँ होती है, कौन सी स्टेट में ज्यादा बारिश होती है, जे एंड के में कहाँ कैसे होती है बारिश, ठीक है, तो कहाँ तक वो बारिश आती है, कौन से मंथ की होती है, वो चीजें सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर इसके अलावा वो अलग से एक कंसेप्ट भी आता है इसमें, जैसे चेरी ब्लॉसम क्या है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट में एक टॉपिक बन जाता है इंपॉर्टेंट, इंडियन मानसून तो मैंने बता दिया आपको, और बेसिक टर्म्स देखनी है आपने, जैसे आपको लू क्या होती है, ठीक है, जैसे बिहार से पंजाब से लेके बिहार तक जो है उसको लू बोलते हैं, ठीक है, लू जब होती है। इसके बाद चेरी ब्लॉसम, ब्लॉसम्स क्या होता है, ठीक है, कौन सी स्टेट में होता है, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लाइमेट में कॉपन क्लासिफिकेशन, इंडियन मानसून में एल नीनो ला नीना पढ़ना है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडियन मानसून की वजह से बारिश कहाँ कहाँ होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लाइमेट में एक टॉपिक और भी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई विल कन्वे ऑन द टेलीग्राम आने वाले टाइम में, ठीक है, तो ये क्लाइमेट में ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास ये पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना आपकी मर्जी, बट ये पर्सपेक्टिव आप जेके एसएसबी के पुराने एग्जाम में भी दे सकते हो, मैं बता रहा हूँ, और आपकी मर्जी है, फॉलो करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए, हमारा काम है बताना, और उसी तरीके से बता रहे हैं। और
स्पेसिफिकली आपकी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसके टॉपिक क्लासेस जो हैं आपकी मैंने केएस के बैच में जो 2022 का बैच था, ठीक है, उस बैच में पढ़ाया है और वही अपलोड कर देंगे इस बैच में। बट स्पेसिफिकली बोलूं तो केएस की बैच में हमारे पास 25 लेक्चर हैं, ठीक है, 25-26 लेक्चर है, वो यहाँ काम आने वाले नहीं है, तो इसलिए कुछ लेक्चर जो इंपॉर्टेंट होंगे 25 में से वो हम स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे अपलोड कर देंगे इसी में। हो सकता है यहाँ फिर दोबारा से मैं क्लासेस इसकी लूंगा, बट ये कोई और डिफरेंट फैकल्टी क्लासेस लेंगी आपकी, ठीक है। बट इन्वायरमेंट की क्लासेस में खुद लेने वाला हूँ, ठीक है, या फिर 25 लेक्चर ऑलरेडी ओल्ड पड़े हैं हमारे पास केएस बैच में, तो वो लेक्चर कुछ अपलोड करेंगे और इसमें से करंट मैंने वो बता दिया आपको, वो टेंशन नहीं लेनी, पूरा पूरा करंट मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। तो वो टेंशन लेनी कि हमने सर स्टैटिक इन्वायरमेंट पढ़ दिया है, करंट का कैसे करेंगे, तो वो कर देंगे हम, उसकी टेंशन लेनी। मैंने पहले बता दिया स्टैटिक पे ध्यान दो, करंट पे हमारे पे छोड़ो, ठीक है। फिर आगे जम्मू कश्मीर यूटी स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक अगर बोले तो हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हेरिटेज एंड कल्चर, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो अगर कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 और 5, 5 टॉपिक इधर दिए हैं, क्वेश्चन 3 ही आने हैं, ठीक है, 3 से 4 ही आने हैं इस टॉपिक से, जे एंड के यूटी से। तो ये स्पेसिफिक ध्यान रखना है आपने, क्योंकि खाली जे एंड के की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्वेश्चन 1 या 2 आना है, तो आप भूल रहे हो बाकी वाला पूरा कंपोनेंट। तो इंपॉर्टेंट है जितने टॉपिक लिखे हैं सब पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि 20 मार्क्स आपके ये पूरे से बन रहे हैं, ना कि जे एंड के की यूटी और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी कर रहे हैं, तो लास्ट में पता चला कि आप सिर्फ 4-5 नंबर के लिए पढ़ रहे थे, बाकी वाला छोड़ दिया। तो इंपॉर्टेंट है ये भी चीजें सीखनी कि भाई सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना होता है, तभी सिलेक्शन होती है, ठीक है। तो जे एंड के की हिस्ट्री के लिए 2-3 लेक्चर आएंगे, वो उसमें खत्म कर देंगे हिस्ट्री हम, क्योंकि 1-2 नंबर के लिए पढ़ना है तो उसी तरीके से पढ़ना है। ज्योग्राफी क्या क्या है वो खुद क्लास ले लूंगा मैं, जेड टीचर ज्योग्राफी वाले जो भी लेंगे। ज्योग्राफी में एक कंपोनेंट ये आ गया, क्लाइमेट आ गया, क्रॉप आ गया, ठीक है, वेदर आ गया, और एक आ गया ज्योग्राफी जे एंड के की, ठीक है। तो यही ज्योग्राफी में आ गया, ये इंडिया की आ गई, बाकी क्रॉप्स वाला मैंने बता दिया, और ये ज्योग्राफी जे एंड के की, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें इसके लिए एक बुक आती है मार्केट में जो है अवेलेबल, ठीक है, अगर वो पढ़नी है, खलील पब्लिकेशन की बुक आती है, आई थिंक क्या नाम है उसका, खलील पब्लिकेशन की, जहर जहर मीर कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन खलील पब्लिकेशन की जे एंड के स्पेसिफिक बुक आती है। तो लेकिन आप ये देखिए कि उस बुक में गणना करते हो 250-500 250 या 300 पेज होंगे, वो पढ़ के आप सिर्फ 5 नंबर लेंगे ना, 4-5 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो बेटर नहीं है कि आप लेक्चर देखें और सीधा कर लें, ठीक है। आल्दो जिनके पास मेरी पुरानी वाली किताब है करंट अफेयर वाली, उसमें मैंने जे एंड के स्पेसिफिक मैंने 5 पेज में खत्म किया है, ठीक है। तो 5 पेज में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन अभी जेके एसएसबी के पिछले एग्जाम हुए, वीएलडब्ल्यू का हुआ, आपका स्टॉक असिस्टेंट का हुआ, वो क्वेश्चन निकले हैं उधर से, ठीक है ना। तो ध्यान देना, टेलीग्राम पे थोड़ा अलर्ट अलर्ट रहना, टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रजौरी की न्यूज है, स्टैटिक वाला हिस्ट्री, या फिर हम बाकी श्रीनगर की है, रियासी की है, भद्रवाह की है, सांबा की है, गुलमर्ग की है, पैम्पोर की है, कुछ चीजें न्यूज में रहती हैं, उसी तरीके से हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी हमने देखनी होती है, हिस्ट्री भी देखनी होती है, ठीक है। तो वो हम स्पेसिफिकली एक एक लेक्चर लाएंगे, उसमें खत्म कर देंगे। अगर आपको ये वाली बुक लेनी है तो ले सकते हैं, मैंने पहले बताया कि 4 नंबर के लिए आप इस किताब को खरीदने से बेटर है कि आप वो वाला जो किताब आई है उसमें देखें और लेक्चर देखें, ठीक है, जो लेक्चर हम लाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो वेल एंड गुड, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आगे क्लासेस लाएंगे हम। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से चलना आपने 20 मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा बट आपको एंड तक देखना है, क्योंकि एक ही लेक्चर आएगा, एक ही में काम होगा खत्म। चलिए दूसरी बात ये है, अब आ जाते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब थोड़ा सा शॉर्टकट में डिस्कस करते हैं सीधे सीधे। करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, इसलिए क्योंकि बच्चे बच्चे जो है बार बार बोलते हैं सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है। एक ही पीडीएफ लाऊंगा, उसी से पढ़ना है, उसी से 4-5 क्वेश्चन जो आएंगे तो उसी से निकल जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन तो भाई नहीं भी निकलेगा, बट ये है कि अगर 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन निकाल सकते हो आप उसमें से, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो आने नहीं है करंट अफेयर के, बाकी वाला भी सिलेबस भी है ना, वो भी देखना है। तो इसमें से आपने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, ये आपने प्रियम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटीज पढ़नी है, तो बस इतने काम करना है। पॉलिटिकल फिजिकल मैप पढ़ लेना है, इतना काम करना, और मैप और पूरा इंडिया में सब चीजें हो रही है वो नहीं देखनी है। डेमोग्राफी सेंसस देखना है 2011 वाला, ठीक है, और बैकग्राउंड थोड़ा हिस्ट्री देख लेनी है। क्लाइमेट में मैंने बता दिया, एक तो आपने कॉमन क्लासिफिकेशन देखनी है, वेजिटेशन की कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है, और क्रॉप्स देखनी है, मीन्स ऑफ ट्रांसफर मैंने ऑलरेडी बताया क्या क्या पढ़ना है।
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिक लिखा है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्लाइमेट चेंज टॉपिक नहीं लिखा है, लेकिन उसमें क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो कन्वेंशन भी देख लेनी है, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ी सी हो जाती है। जेएंड की हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया कि जेएंड की हिस्ट्री के हम लेक्चर लाएंगे, हिस्ट्री को खत्म करेंगे 2 लेक्चर में, 2 लेक्चर में, 1 लेक्चर में, 1 लेक्चर में, ये भी 1 लेक्चर में, जेएंड के 1 लेक्चर में, तो टोटल आएंगे 1 2 3 4 5, 5 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। 5 नहीं, इसमें 2 लेक्चर आएंगे, 1 1 1 1, तो इसमें खत्म कर देंगे। और ये यूट्यूब पे भी लेक्चर ला देंगे अब, ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है आपने कि यूट्यूब पे नहीं आएंगे, यूट्यूब पे भी आ जाएंगे, ऐप पे भी आएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इंग्लिश में स्पेसिफिक जो जो टॉपिक लिखे हैं, जैसे टेंसेस लिखा है, रीअरेंजिंग है, जंबल सेंटेंस लिखा, नरेशन लिखा, मॉडल लिखा, आर्टिकल लिखा, क्लासेस लिखे, सिनोनिमस, एंटोनिमस, इडियम एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्पेसिफिक अगर आपके पास कोई किताब है इंग्लिश की, ठीक है, तो वो उसे पढ़िए, ठीक है। नहीं तो कोई इंग्लिश के लेक्चर आप देखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक आपने रहना है कि टॉपिक यही है, आर्टिकल अगर लिखा है तो आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। जिसका इंग्लिश वीक है तो उसको मैं बोल देता हूँ, एक तो आर्टिकल्स हैं, तो सिंपल है, आर्टिकल तो याद कर ही सकते हो आप। मॉडर्न आर्टिकल्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक क्वेश्चन इधर से पढ़ सकते हो, जंबल सेंटेंस ये भी इजी होते हैं, एक इधर से पढ़ सकते हो। और आपको लग रहा है कि पूरी ग्रामर नहीं आती है, टेंसेस कौन पढ़ेगा, तो ये टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ये भी इजी है, ये भी पढ़ सकते हो। प्रपोजिशन वाला टॉपिक भी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए टेंसेस आपको चाहिए, बट इसके लिए कोई आर्टिकल के लिए कौन सी ग्रामर चाहिए, सिर्फ आर्टिकल ए एन द कहाँ कहाँ लगाना है वही देखना है। मॉडल्स कौन कौन से हैं, मस्ट शुड वगैरह कहाँ लगाने वही देखना है, ठीक है। जंबल सेंटेंसेस वो वाला, ठीक है। तो ये इजी वाला पोर्शन है, ये आप इजीली कर सकते हो, इडियम एंड फ्रेजेस भी देख सकते हो। अगर मार्केट में कोई बुक है, एक तो नीतू सिंह की मैम की बुक आती है, ठीक है, नीतू सिंह मैम, उनकी बुक आती है, लेकिन बहुत बड़ी बुक है। तो स्पेसिफिक जो जो टॉपिक दिए गए हैं वही पढ़िए, ऑनलाइन अगर मिलते हैं तब भी, बाकी हमारी क्लासेस तो होनी है, वहां भी देख सकते हो आप। बट ये है कि ये आपको एक सोर्स बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बताया कि स्पेसिफिक अगर मैं बोलूंगा 10 किताबें 10 थोड़ी खरीदनी है आपने, ठीक है नहीं, फिर तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, कंफ्यूजन जिंदगी चली जाएगी। फिर देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, 10 मार्क्स के लिए ये इजी वाले हैं। 10 वाले मार्क्स में एक तो अर्थमेटिक दिया है, एक रीजनिंग दिया है, ये सारे के सारे टॉपिक आपके जितने भी हैं ये वाले क्लियरली लिखा, जो लिखा है बस वही पढ़ना है। नंबर सिस्टम लिखा है, नंबर सिस्टम पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, एवरेज पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। इसकी यूट्यूब पे भी वीडियो ऑलरेडी होती है, पड़ी हुई है, ठीक है, वो देख सकते हैं आप, हमारे चैनल पे नहीं, किसी और चैनल पे देख सकते हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये टॉपिक है टोटली। अगर ये 6 टॉपिक है तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। अगर ये इतने टॉपिक है इसमें से भी एक एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चन इधर से आएंगे तो 5 इधर से आएंगे, कहानी खत्म। स्पेसिफिक आपको पता चल जाएगा कि भाई 10 नंबर कैसे लेने हैं, ठीक है। हाँ, अब जो बैच में स्टूडेंट है तो उनको एक बात बता देता हूँ कि इसके लेक्चर ऑलरेडी हमारे पास जेकेएस बैच में सी सेट, सी सेट एक टॉपिक होता है जेकेएस में, जेकेपीएससी में, ठीक है, पेपर 2, ठीक है, उसमें लेक्चर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम ये जितने भी टॉपिक हैं, जो टॉपिक जैसे नंबर सिस्टम उसमें पढ़ाया गया है वो अपलोड कर देंगे, परसेंटेज पढ़ाया गया वो सेम अपलोड कर देंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि जब क्लासेस ये आएंगी आपके कोर्स में, तब आपको ये नहीं डरना है कि हम केएस पढ़ रहे हैं या फिर एसएसबी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जेके एसएसबी पढ़ रहे हैं। तो मैं ये क्लियरली बोलता हूँ कि सी सेट का पेपर जो है जेके पीएससी का वो इजी आता है, जेके एसएसबी के लेवल का ही आता है, ठीक है। और रही बात इसकी यूपीएससी की, थोड़ा यूपीएससी का सिलेबस जो है वो मैथ्स और रीजनिंग का मुश्किल आता है, ठीक है। तो वो आपने घबराना नहीं है, अगर कोई टीचर बोल रहा है कि जेकेएस का बैच में ये फलाना ढिमकाना टॉपिक जो जो होंगे हम वही अपलोड करेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक अपलोड ही नहीं करेंगे। वो सारे लेक्चर देखने हैं 10 नंबर के लिए, ठीक है, जो कोर्स पे, क्योंकि वो फिर लिखेंगे सर ये तो केएस की क्लासेस आ गई इधर, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पास है, वो हम अपलोड करेंगे। तो वो आपको क्लियरली देना है कि केएस बैच के वो लेक्चर हैं। अगर टीचर बोल रहा है कि केएस के बैच वाले जो भी चीजें बोल रहे हैं, आपने ध्यान देना कि आपने फोकस करना है सिर्फ टॉपिक पे और समझने पे कि परसेंटेज के 2 लेक्चर हैं, 2 को कैसे समझें, एवरेज के 1 लेक्चर है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर 1 लेक्चर है या 2 लेक्चर है, उसको समझना कैसे है और आपने 10 नंबर कैसे बनाने, उस पे ध्यान देना है, ना कि वो देखना है कि टीचर जेकेपीएससी के लिए पढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि सी सेट का जो लेवल है जेकेपीएससी का, खासकर रीजनिंग और मैथ्स के लिए, वो जेकेएसएसबी लेवल तक ही है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आएगा
और आपका यूट्यूब पे देख रहे हैं वो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करिए, जो टॉपिक जहाँ जहाँ से मिलते हैं वहां से करिए। मेन इसमें होता है मैथ्स और रीजनिंग में आपको समझ आनी चाहिए, परसेंटेज की आपको समझ आनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर किसी किसी प्रोडक्ट पे सक्सेसिव डिस्काउंट देना है 10%, फिर 5%, फिर 10% डिस्काउंट देना है, सक्सेसिव डिस्काउंट, वही इतना बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है कि 10%, 15, 5% और 10% सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, डिस्काउंट, इसकी परसेंटेज निकालनी है कि फाइनल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, तो वो इतना कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 100 है, 100 में से 10% क्या डिस्काउंट दिया तो माइनस करना है, कितना है, 100 का कितना होगा, 10% होगा, कितना होगा, 90 होगा, फिर इसे 5% करो। ठीक है, 4.5 माइनस करना है, उस तरह से ये वैल्यू आएगी, उसकी तरह से आगे 10% इसमें से भी कम करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इतना कंसेप्ट आपको समझना है, तो वो सेम रहता है चाहे वो केएस का बैच हो चाहे किसी का बैच भी हो, तो वो कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। और उसके हर एक चीज, जैसे नंबर सिस्टम है, कंसेप्ट समझा आपने, इस कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, परसेंटेज समझा आपने टॉपिक, उसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एवरेज के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रेशो प्रोपोर्शन। लेकिन पहले क्या करना है, कंसेप्ट समझना। ये सिर्फ कंसेप्ट का खेल है। जब आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो सकता है कि 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 2 क्वेश्चन मुश्किल भी आ सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकते हैं, बट आपने क्या करना है, कम से कम 8 नंबर तो आपके हाथ में है ना, तो उस पे ध्यान देना है। और ये करना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं, सिलेबस का कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप आर्ट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो ये टफ है, बिल्कुल टफ नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ कि भाई परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये डायरेक्शन अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल आर्ट्स से मेरे को कुछ भी नहीं आता, इसका कुछ भी नहीं आता, एक टॉपिक पढ़ के जाना परसेंटेज। ठीक है, 3-4 वीडियो देख लेना, 2-3 वीडियो देख लेना, 20-20 मिनट या 30-30 मिनट की अगर यूट्यूब पे पड़ी होंगी कहीं, वो देख लेना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क, ये तो देख ही सकते हो, बिल्कुल ईजी है, आपको समझना है। टाइम एंड वर्क के लिए आपको एचसीएफ, एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए मेन, वो देखना है। ये तो कोई भी कर सकता है भाई, ये आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो भी कर सकता है। ठीक है, माना आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आपको नहीं आता कुछ भी, मैथ्स भूल चुके होते हैं एस्पिरेंट्स। ठीक है, बट ये वाला पोर्शन रीजनिंग वाला जो है, ये कोई भी कर सकता है विदाउट एनी मैथमेटिकल नॉलेज। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल नॉलेज ही ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाली बात है। तो ये वाला आप 5 नंबर तो लें, ये 5 नंबर आपको नहीं लिए जा रहे हैं, ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल मैथ में निल्ले हैं। नल्ले मतलब हो गए जिनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है नहीं? तो वो इंपॉर्टेंट है कि हमें चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना, लेकिन टॉपिक नहीं छोड़ना भाई। बिल्कुल नहीं, टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप बोले कि मैं फिर मेरे को मैथ्स रीजनिंग आता नहीं है, मैं टॉपिक छोड़ दूँ, तो भाई सिलेक्शन इसी 5 नंबर से तो हटेगी। अगर आपको सिलेक्शन रुकेगी, यही 5 नंबर रीजनिंग वाले या मैथ्स वाले यही तो देंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोड़ना नहीं कुछ भी। चलिए आगे, आगे हमारे पास क्या आया? जनरल साइंस। तो जनरल साइंस, इसके लेक्चर हम यूट्यूब पे भी डालेंगे। हो सकता है यूट्यूब पे ना आए, मैं बोल रहा हूँ सॉरी, बट कोर्स में आपको लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन जो कोर्स में नहीं है तो उनके लिए क्या है, उनके लिए एक ही बात है, मैंने बोला लूसेंट लेनी है, लूसेंट से साइन पढ़नी है। लूसेंट की किताब आपको वैसे भी पढ़नी चाहिए जीके के लिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आए उसमें काम आएगी आपको। एक बार ये बुक लेनी लेनी है आपने, ठीक है। तो वो इसलिए है क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको लूसेंट कहीं ना कहीं काम आएगी एज पर द सब्जेक्ट एक्शन। अब इसमें जो टॉपिक है स्पेसिफिकली लिखे हैं, वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आएगी, तो हम देखेंगे सॉरी रीन्यूएबल एनर्जी और साथ में नॉन रीन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। इसमें रीन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, और इसमें एग्जांपल्स देखनी। जैसे यहाँ मैं आपको बोलूं कोल, फाइजल फ्यूल जो है, जहां पेट्रोल बोले डीजल बोले, तो आपको मैं बोलूं अगर पेट्रोल और डीजल फाइजल फ्यूल किसकी एग्जांपल है, रीन्यूएबल एनर्जी की है या नॉन रीन्यूएबल, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बोलूं कि सोलर पैनल लगते हैं, ठीक है, तो क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू बी इन 2017 में 2070 में कार्बन न्यूट्रल होने जा रहा है इंडिया, ठीक है, एज पर द पंच अमृत ड्यूरिंग द COP25 ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू ग्लासगो। तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि पंच अमृत में एक ये भी एक मिशन है कि हम कार्बन न्यूट्रल होना है। तो कार्बन न्यूट्रल होना तो हमारे पास क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम किसका यूज करेंगे, सोलर वगैरह, ठीक है। तो वो चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी है। वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी में पंच अमृत भी पढ़ लेना आपने करंट के बेसिस पे, पंच अमृत, ठीक है। पंच अमृत के 4-5 पॉइंट है वो भी याद कर देने। तो वो वाली एनर्जी देखनी है आपने, रिन्यूएबल और नॉन नॉन रीन्यूएबल एनर्जी,
की एग्जांपल्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक न्यूट्रिशन, इसकी टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड, मिनरल्स इन द प्लांट्स। इसमें टिश्यू होते हैं, एक जाइलम, एक फिलोम। ये हमने 10th में भी पढ़ा होता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक, ये वाले टॉपिक जो है 10th क्लास के, ठीक है। आपने भूल गया तो कोई बात नहीं, बट ये है कि टॉपिक उसमें पढ़ सकते हैं। कहाँ से? एनसीईआरटी तो नहीं पढ़नी है क्योंकि वो इतनी बड़ी हो जाएगी एनसीईआरटी, बट ये है कि आप इसे पढ़ सकते हैं, लूसेंट से पढ़ सकते हैं, या क्लासेस जब आएंगी यूट्यूब पे तो, या फिर ऐप पे, वो आपने देखनी है। बट जो बच्चे कोर्स में हैं उनको लूसेंट पढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, वो हम सारे लेक्चर ला लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज इसमें एक लेक्चर आएगा खत्म, इसमें एक लेक्चर इसमें आएगा, एक इसमें, एक इसमें, ठीक है। और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सीधा टॉपिक लिखा है तो सेम आएगा। एक लेक्चर इसमें विटामिन सीधा लिखा है, डिजीज कौन सी, डेफिशिएंसी वही पढ़ना है आपने, विटामिन कौन सी डेफिशिएंसी होती है। इकोसिस्टम कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये कंपोनेंट आपका इन्वायरमेंट का है, इसको हम जीके वाले पोर्शन में कवर कर देंगे जो 20 मार्क्स का ऊपर है, ठीक है, स्टार्टिंग में, या इसमें कवर कर देंगे। इसमें कुछ भी नहीं, एनवायरमेंट के टॉपिक है ना ये दो तीन। तो ये इसमें भी क्या पढ़ना है, सिंपल लिखा है इकोसिस्टम कंपोनेंट, फूड वेब, फूड, वही पढ़ना है आपने, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो पोल्यूशन पढ़ा देंगे आपको अलग से, ओजोन लेयर और डिप्लेशन, यही है मोस्टली। इसमें क्या पूछा जाता है कि इकोसिस्टम टर्म जो है किसने कॉइन की, फूड चेन जो है यूनिडायरेक्शनल है या नहीं है, फूड वेब क्या होता है वो देख मेनली, ओजोन लेयर किस में है, मेनली इनका फेवरेट क्वेश्चन है जेके एसएसबी का, भाई ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन होल क्या है, कब पाया गया है, वो इंपॉर्टेंट, किसने उसको डिस्कवर किया था, वो इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन में इसमें एक इंपॉर्टेंट बन जाता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन कौन कौन से हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें पोल्यूशन पढ़ने हैं। वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, तो इसमें हम पढ़ लेंगे वैक्सीन कौन कौन सी और इम्यूनाइजेशन उस टॉपिक में ही पढ़ देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये 10 नंबर के 10 आने चाहिए आपको, 10 में से 10 आने चाहिए तभी सिलेक्शन है, तो ये ध्यान रखना, 10 में से 10 इजी टॉपिक है। जब इन्होंने 7 टॉपिक दिए हैं, 10 क्वेश्चन पूछने, तो किसी एक टॉपिक में से दो दो क्वेश्चन पूछ, जैसे विटामिन तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, पढ़ना कम्युनिकल नॉन कम्युनिकल डिवीजन एक क्वेश्चन आना ही आना है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक न्यूट्रिशन से पूछेंगे, एक रेस्पिरेशन से पूछेंगे, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लो वाले क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ से इकोसिस्टम से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे, और इसमें से ये 3 टॉपिक दिए हैं तो 2 क्वेश्चन इधर से पूछेंगे, वैक्सीन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर हो गए। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर स्ट्रेटजी आपकी नहीं, मैंने वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ दिए, मैंने साइंस खत्म कर दी, नहीं, जो स्पेसिफिक सिलेबस में दिया गया है वही पढ़नी है। यहाँ इन्होंने कोई फिजिक्स के ला लिखे, जनरल साइंस में यहाँ इसने लिखा कि भाई फिजिक्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, या केमिस्ट्री पढ़नी है, लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो लूसेंट नहीं पढ़नी है फिर, समझ रही हो, इसमें लूसेंट काम नहीं आएगी, सॉरी, क्योंकि इसमें कोई उस तरीके से लिखा ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो लूसेंट से नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये इसमें जो भी टॉपिक हैं, इजी वाले टॉपिक है, ये एनवायरमेंट के टॉपिक हैं, ये वाले। तो ये वैक्सीन है, वैक्सीन जैसे पोलियो वैक्सीन है, कोविड 19 की वैक्सीन है, तो नाम पूछ सकते हैं, कोविड 19 वैक्सीन जो इंडिया में कौन कौन सी हुई, उसके कोविड 19 के रिलेटेड वैक्सीन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन इम्यूनाइजेशन वैसे भी चाइल्ड चाइल्ड के लिए हम आगे पढ़ेंगे उसमें, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। डिजीज देखनी है ये वाली, विटामिन, और ये एक टॉपिक है जो आपका 10th का टॉपिक, तो उधर से कवर कर देंगे। एनर्जी वाला, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, तो इसमें लूसेंट नहीं पढ़नी, ठीक है, लूसेंट से, क्योंकि वहां पे एक दो टॉपिक दिया होगा, सारा टॉपिक नहीं दिया होगा ना, अगर दिया होगा तो भाई वेल एंड गुड, मैं तो बोल रहा हूँ पढ़ो, बट ये ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो नहीं पढ़नी है, यहाँ में जरूरत ही नहीं, जो टॉपिक दिए बस उतने पढ़ने, शांति से अगले अगले टॉपिक पे चले जाना है। नेक्स्ट वाला कंप्यूटर, कंप्यूटर जो जो टॉपिक दिए हैं कंप्यूटर के स्पेसिफिकली वही पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे स्पेसिफिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर में देखो, एक तो आपने क्या पढ़ना होता है स्टार्टिंग में कंप्यूटर में, जस्ट 1 मिनट, कंप्यूटर में जैसे आपका हिस्टोरिकल देखेंगे कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जनरेशन पढ़ लेनी है, ठीक है। जनरेशंस, कंप्यूटर की एक बुक आती है एरिहांत की, एरिहांत जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस, सॉरी, रिहान की कंप्यूटर अवेयरनेस बुक आती है, अगर आपके पास है उसी से पढ़िए, बट अपडेट रहिए कि जेके एसएसबी क्वेश्चन पीवाईक्यू पढ़ने हैं, जेके एसएसबी के कोई भी एग्जाम है, जेके एसएसबी का स्टॉक एक्सटेंड का हुआ है,
आपका जब एग्जाम होगा सुपरवाइजर, उससे पहले फाइनेंस अकाउंट का हो जाएगा, बीएलडब्ल्यू का ऑलरेडी हो चुका है और इससे पहले स्टॉक असिस्टेंट का हुआ है, बाकी एग्जाम भी हुए हैं। वहाँ पे कंप्यूटर किस तरीके से पूछा गया है और आपके सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक हैं। आपके सिलेबस में अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लिखा है और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बस फिर उस पे ध्यान देना है ना। वो तो फीमेल सुपरवाइजर में पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन एब्रिविएशन पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एब्रिविएशन पे ध्यान देना है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बोलूँ कि भाई एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, एएससीआईआई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये कंप्यूटर की है ना सारी चीजें, तो ये सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्वेश्चन तो बनता है। तो वो एब्रिविएशन का एक पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा आपने करना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है वो पढ़नी पढ़नी है। अब आपको बोले फादर ऑफ कंप्यूटर वगैरह बहुत क्वेश्चन तो आपको आने भी चाहिए, ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या होते हैं कंप्यूटर वो देखने। इसे एमएस वर्ड, एक्सेल और एक्सेस, पावर पॉइंट, ये वाला जो टॉपिक है इसे मोस्टली की के बारे में पूछता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे बात करूं, कंट्रोल प्लस या फिर अल्ट प्लस, किसे किसे वो क्या होगा वो चीजें पूछती हैं। तो वो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो ये छोड़ दीजिए। इतनी बात कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन तो आना है, एक या दो क्वेश्चन आना है, ठीक है। 10 नंबर का है तो एक ही क्वेश्चन आना है ना। तो एक क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़नी पढ़नी है। यहाँ तक अगर आपको आता है ठीक है, नहीं छोड़िए, पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ के बारे में, इंटरनेट और ईमेल के बारे में पढ़िए, जैसे स्पैम स्पैम ईमेल क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट के बारे में पढ़िए, कब स्टार्ट हुआ, क्या चीजें हैं। तो ये बड़े टॉपिक इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन। फिर आता है कि वायरस और एंटीवायरस के बारे में। तो वायरस एंटीवायरस स्पेसिफिकली कौन कौन से होते हैं उनके नाम याद करने हैं, ठीक है। तो वो आपको सिंपल टॉपिक है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्ट जो टॉपिक है वो है की के बारे में, ये वाला, जैसे एमएस वर्ड में, एक्सेल में, एमएस एक्सेस और पावर पॉइंट में। अगर स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है आपको कंप्यूटर का तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पूछ लेते हैं वो कंट्रोल, जैसे कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, तो वैसे वैसे करके, जहाँ पे कंट्रोल प्लस F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, वो कीज के बारे में पूछता है। तो कहने का मतलब मेरा कीज के बारे में, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक बन जाता है अगर आपको याद ना हो, ठीक है। तो उस केस में आप छोड़ सकते हैं, बट अदर केस में आपको कंप्यूटर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए एक टॉपिक बोल सकता हूँ जो मैं अगर डिफिकल्ट भी आए तो 1 नंबर के लिए आप छोड़ सकते हैं, बट बाकी वाले टॉपिक सारे पढ़ने हैं, ठीक है। फिर रही बात, जैसे आपको लिखा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सिंपल है टॉपिक। हार्डवेयर कौन कौन सी चीजें, सॉफ्टवेयर कौन कौन सी है वो पढ़नी है। सीपीयू के बारे में पढ़ लेना है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेरा भी, ये शायद से जेकेपीएसआई में क्वेश्चन आया था एक, जब पीछे एग्जाम पुराना वाला एग्जाम हुआ था कोई, ठीक है। तो वहां पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट इन द सॉफ्टवेयर, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिल्मवेयर पढ़ना है, ह्यूमनवेयर पढ़ना है, और आईटी की गवर्नेंस में क्या हेल्प हो रही है, ठीक है। तो ये सिंपल है टॉपिक, मैंने बता दिए कंप्यूटर में किस किस पे ध्यान देना है सिलेक्शन के लिए। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बोलता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक क्वेश्चन, पीडीएफ, इंटरनेट और ईमेल एक क्वेश्चन, वायरस और एंटीवायरस से एक क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन, ठीक है। और इस वाले की से एक क्वेश्चन, कीज जो मैं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, ठीक है, उसे एक क्वेश्चन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन, सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ लेना आपने। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग से टॉपिक है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। नीचे आपका सॉफ्टवेयर वगैरह जो दिया गया है उससे भी। ओवरऑल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स जो है, ठीक है। और एब्रीविएशन पढ़नी है, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपने सारी पढ़नी है एब्रीविएशन, जो भी कंप्यूटर की एब्रीविएशन आती है। एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म्स, ठीक है, वो पढ़नी है। अब आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन पे, जो मेन आपका टॉपिक है जिसमें आपको, चलिए स्पेशलाइजेशन में 1 घंटे का लेक्चर बना है, बट आई थिंक कि ये फ्रूटफुल लेक्चर होगा। जिसने भी अभी तक लेक्चर देखा है तो कंग्रेचुलेशन, यू हैव रीच्ड एट दैट मोमेंट कि आपको कुछ चीजें अब मैं बताने वाला हूँ कि ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। जो भी इसको स्किप किया, जिसने भी किया उनका नुकसान है, बट आप राइट टाइम में राइट प्लेस पे एंड तक देख रहे हैं। जो भी एंड तक अभी तक देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने शिद्दत से इस जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये रियलाइज हो जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं हम आपके लिए कितना आगे कर सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स देना हो या और हमारी तरफ से कितनी हेल्प हो सकती है, ठीक है, स्पेसिफिकली। क्योंकि यहाँ पे ये तो फीमेल ही देख रही होंगी, मेल तो कोई होगा नहीं, एक्सेप्ट मी हियर। अगर कोई होगा तो वो फिर हो सकता है किसी सिस्टर के बारे में, या फिर समझ गए ना, तो कोई देख रहा होगा कि कैसे कैसी चीजें पढ़ानी है या क्या करना है। बट
ओवरऑल जो है सारी फीमेल से हमारी बहनें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिकली क्या है, स्पेशलाइजेशन 60 मार्क्स। अब ये मैं चीजें बताने वाला हूँ, ये सब स्पेशलाइजेशन की टेंशन लेनी नहीं है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। सोशियोलॉजी के कुछ कंपोनेंट हैं, अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो आप विशाल पब्लिकेशन, जो मैंने बुक लिखी है, ठीक है, विशाल पब्लिकेशन, तो वहां पे आएगा विद कोलैबोरेशन विद द टारगेट जेके एग्जाम्स, और ऑथर आएगा इंजीनियर साहिल ठाकुर, प्लस एक दो और भी होंगे जिनका भी नाम आएगा, ठीक है। मेरा स्पेसिफिक काम जो इम्पोर्टेंट है कि आपको बताना इस टाइम में कि वो किताब तो लेनी है, वो किताब इसलिए लेनी है कि आपका जो स्पेसिफिकली कंटेंट की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है, कोर्स में आपको तो पीडीएफ मिल रही है, उसमें तो एक्स्ट्रा कंटेंट ही मिलेगा, जो किताब में है वो कंटेंट आप लिखिए ही नहीं, अलग से कॉपी लें और उसमें कंटेंट बनाए आपकी, अगर कोई एक्स्ट्रा कंटेंट आ रहा है, ठीक है ना। हम तो चाहेंगे ना हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो, हम तो ये नहीं चाहेंगे कि आप सेलेक्ट ना हो, ठीक है। देखिए, यूनिट वन, पहली बात है आपको सोशियोलॉजी होता क्या है वो पता हो, इसमें क्या है, सोसाइटी के रिलेटेड है सारी चीजें। तो क्या सोसाइटी के रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें देखिए, सोसाइटी है, कम्युनिटी क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, उसके बारे में लिखा है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फर्दर जो इसको क्लासिफाई किया गया है, कास्ट, क्लास, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया में किस तरीके से, वो भी है। सोसाइटी में जैसे इंडियन सोसाइटी कैसी है, तो वो भी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है बट हमें तो पढ़ना है। इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी में जैसे कोई थिंकर है, कोई भी थिंकर है जिसने सोसाइटी के रिलेटेड कोई लिखा है कि व्हाट इज सोसाइटी, सोशियोलॉजी का फादर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। मॉडर्न कौन है, मॉडर्न फादर ऑफ सोशियोलॉजी, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। सोसाइटी में थिंकर कौन कौन सी, जिसने सोसाइटी के रिलेटेड कुछ बोला गया है, कुछ बोला है, ठीक है। जैसे एक होता है इंडिविजुअल, एक बंदा होता है इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, एक कम्युनिटी बन जाएगी, कम्युनिटी बन जाएगी। उसी कम्युनिटी से आगे क्या बनेगा, सोसाइटी बन जाएगी, उसी से क्या हो जाएगा, उसी एक स्टेट बन जाएगी, बहुत सारी स्टेट मिली तो क्या बन जाएगी, कंट्री बन जाएगी, दैट इज द इंडिया। अब उसी में इंडियन सोसाइटी देखना है हमने कि इंडियन सोसाइटी में क्या फंक्शन है, इंडियन सोसाइटी में क्या क्या चीजें हैं। इंडियन सोसाइटी आगे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, तो वो तो पढ़ा ही देंगे आपको, लेकिन बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि इंडियन सोसाइटी का क्या कल्चर है, वो चीजें हमें देखनी है, ठीक है नहीं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सोसाइटी सिर्फ एक सोसाइटी वर्ड लिखा है इधर, बट इसको किस पर्सपेक्टिव से आपने देखना है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इतनी खुश नहीं हो जाना कि भाई हमें ये पता चल गया, सोसाइटी, सोसाइटी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम दैट, कम्युनिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम दैट, एसोसिएशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम दैट, उसे कुछ नहीं होना, क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आएगा, बट आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि सोसाइटी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, क्या फीचर्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से थिंकर ने क्या क्या चीजें बोली हैं सोसाइटी के बारे में। और इंडियन सोसाइटी जो है, हमारी हिंदुस्तान की सोसाइटी है, उसमें क्या फर्क है, वेस्टर्न सोसाइटी जो है, वेस्टर्न सोसाइटी में जैसे आप बात करें, चलो वो टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, कम्युनिटी एसोसिएशन उसी के रिलेटेड है, बट वो डिफाइन किस तरीके से है। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे पास नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, फॉकवेज हैं, मोर्स हैं, ये क्या है, इनकी डेफिनेशन देख लेनी है अच्छे तरीके से, ये ऑलरेडी किताब में कवर किया गया है और पढ़ाया भी गया है, वो इंपॉर्टेंट है। मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, फैमिली, तो इंडिया में किस प्रकार की मैरिज होती है, इंडियन की बात करें इंडिया की, तो अरेंज मैरिज क्या होता है, बाकी वाले पोलीएंड्री वगैरह जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, किनशिप क्या होता है, ये जितना भी टॉपिक है ये वाला, जो भी एस्पिरेंट केएस की तैयारी करते हैं उनका ऑप्शन सोशियोलॉजी रहता है, ठीक है। तो ये टॉपिक उसमें ऑलरेडी कवर होते हैं, जो भी एस्पिरेंट एमए करते हैं, ऑनर्स करते हैं, वहां पे भी आपको ये दिखता है, जो भी बच्चे 11th और 12th की क्लास, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी सोशियोलॉजी, उसमें ये टॉपिक कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है, इसमें से कुछ टॉपिक कवर है, कुछ नहीं है, ठीक है। बट 11th एंड 12th की सोशियोलॉजी में कवर है, कुछ 6th 7th 8th क्लास में भी दिए गए हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने एमए किए है या बीए किया है, वो इसको चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा जिसका ऑप्शन होगा वो देख सकते हैं, बट अगर आपका ना ऑप्शनल है, ना आपका सोशियोलॉजी यहाँ से पहले पढ़ी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं, तब भी आपको चीजें कैसे करनी मैं बता ही रहा हूँ। सोशल चेंज में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, तो ये सोशल चेंज आ गया। तो ये ओवरऑल कितने, 5 टॉपिक है, 10 क्वेश्चन आने, मतलब 2 क्वेश्चन इधर से, 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 तो कितने हो गए, 5 टॉपिक, 10 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक, जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, तो ये हमारे पास जेंडर के बारे में, जेंडर इनइक्वालिटी इश्यूज, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। जेंडर में हमारे पास मेल आ गए,
फीमेल आगे और एक एलजीबीटी कम्युनिटी अलग से, एलजीबीटी ट्रांसजेंडर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब राइट्स पढ़ने, मेल फीमेल एलजीबीटी मतलब ट्रांसजेंडर, सब उनके जेंडर लॉ भी देखने इंडिया में। एलजीबीटी के रिलेटेड अभी कुछ एक्ट भी आया तो वो भी देखना है। इनके रिलेटेड एलजीबीटी के लिए स्माइल स्कीम भी आई है, स्माइल स्कीम फॉर दैट, तो वो भी इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, अलग से पढ़ लेना। स्पेसिफिकली बात करूं, देखो ये तो सोशियोलॉजी का पोर्शन था, मेरे को बताइए ये तो नॉर्मली भी आप केस की तैयारी करते हैं या इसमें पढ़ते हैं, वहां पे भी आपको ये जेंडर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स में एक चीज और देखनी है आपने, ह्यूमन राइट्स, एक तो यूएनएचआरसी देखना है, यूएनएचआरसी, दूसरा देखना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसमें अमेंडमेंट हुई है 2019 में, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन वाला देखना है, ह्यूमन राइट्स वाला कमीशन, और नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो एनएचआरसी है उसके बारे में देखना है कि कौन चेयरमैन है, कौन क्या चीजें हैं, ठीक है। कौन चेयरमैन नहीं है, चेयरमैनशिप का टर्म कितना होता है, और सारी चीजें क्या चेंजिंग लाई है 2019 के एक्ट में, वो चीजें देखनी है। और ह्यूमन के राइट कौन कौन से हैं एक्चुअल में, ठीक है, तो वो भी देखना है। स्पेसिफिकली ये एक टॉपिक है जो मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी के स्पेसिफिक से पूछा गया है, ठीक है। तो स्पेसिफिक थ्योरी किस थिंकर की पढ़नी है, इन्होंने ये एक अच्छी बात है कि दो ही थिंकर बोले हैं तो दो ही पढ़ने, ठीक है। कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए दो थिंकर ही बोले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक दो और कोई फेमस होगा वो पढ़ सकते हो, बट स्पेसिफिक इन्होंने अगर बोला है दो थिंकर तो दो तो पढ़ने ही पढ़ने भाई, ठीक है। एक फ्रॉइड है, एर्किंसन है। तो ये स्टेजेस ऑफ थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, वो दो इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पढ़ने हैं, इसके अलावा मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा आपको, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बट मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन यहाँ से एक आना है, दो क्वेश्चन इधर से आने हैं, दो इधर से आने हैं, दो क्वेश्चन इधर से आने हैं, एक आ गया फ्रेड से, एक आ गया एरिकसन से, ठीक है। थिंकर और पढ़ने पढ़िए, जितने पढ़ने पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा दिमाग लगाना अपने। सोशलाइजेशन एंड थ्योरी, सोशलाइजेशन कैसे होती है, क्या स्टेजेस हैं, वो देखनी है, और थ्योरीज कौन कौन सी सोशलाइजेशन के रिलेटेड है। तो दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन इधर से बनेगा। यहाँ से फोबिया क्या होता है, ओसीडी क्या होता है, ओसीडी की प्रॉब्लम वुमेन को आती है, ठीक है। ओसीडी की प्रॉब्लम आती है तो वो देख लेना क्या होती है, फोबिया क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। जीएडी पैनिक डिसऑर्डर, पीटीसी पीटीएसडी, तो ये कुछ डिसऑर्डर हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, तो ये अलग से एक टॉपिक बन जाता है। ये 5 टॉपिक, दो दो क्वेश्चन, 10 मार्क्स, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आपके आगे बा भाई, ये सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं हम, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी दे रहे हैं कि भाई किस तरीके से चलना है। आय हाय नेक्स्ट आ गया ह्यूमन यूनिट 3 ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन, कैसे हुआ एवोल्यूशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो यूएनडीएचआरसी पढ़ना है, ठीक है। तो एनएचआरसी जो मैंने ऊपर बोला वही सेम टॉपिक ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो सेम आ गया टॉपिक, ये वही है जो ऊपर वाला है, सेम ही है ऑलमोस्ट, बट इसमें ह्यूमन राइट्स की एवोल्यूशन थ्योरी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स आए कहाँ, कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीजें पढ़नी है। अंडरस्टैंडिंग सेक्स जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर लेबर, तो जेंडर में आपको तीनों के बारे में पढ़ना है, ट्रांसजेंडर इंक्लूडिंग वुमेन राइट्स और चाइल्ड राइट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, वुमेन राइट्स और चाइल्ड राइट। जैसे चाइल्ड के राइट बोले तो पॉस्को एक्ट, पॉक्सो, पीओसीएसओ, पॉक्सो एक्ट है इसके रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास वुमेन के लिए अलग से राइट जो आते हैं वो हमने देखने। सोशल इवल्स हमारे पास जैसे आ गई, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, फीमेल फर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड और ड्रग एडिक्शन। तो स्पेसिफिक टॉपिक लिखे हैं चाइल्ड लेबर के बारे में, चाइल्ड अब्यूज क्या होता है वो देखना है, फीमेल फेटिसाइड क्या होता है, इन्फेंटिसाइड क्या होता है, ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ठीक है। सोशल इवल्स ये हमारी सोसाइटी में है, तो इसके कंसेप्ट पढ़ने और इसी के बेसिस पे, तो 5 टॉपिक हैं, 10 मार्क्स, ठीक है स्पेसिफिक। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया यूनिट 4 पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। टॉपिक पढ़ना है, पॉवर्टी की टाइप कौन कौन सी है, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप कौन सी है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल और दूसरी वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉवर्टी की टाइप्स पढ़नी है, ठीक है, जो भी 3-4 टाइप्स हैं इसकी भी टाइप्स पढ़नी है। और इंडेक्स पढ़ना है अलग से, पॉवर्टी इंडेक्स, इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई डेटा है तो वो उठा के देखना है कि भाई क्या चल रहा है इंडिया में, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास आ गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज।
तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज मैंने ऑलरेडी बोला कि ये हम एनवायरनमेंट में ही ऊपर पढ़ लेंगे, ठीक है? तो ये टॉपिक है एनवायरनमेंट का, तो ये हम वही एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अलग से टॉपिक एनवायरनमेंट में ही पढ़ देंगे और इसके रिलेटेड कुछ कन्वेंशंस हैं और क्लाइमेट चेंज के लिए एक ही बॉडी बनी है यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, तो उसमें सीओपीज होती हैं। तो अभी सीओपी 26, 27, 28 के बारे में हम देखेंगे, वो इन्वायरमेंट में पढ़ देंगे। तो ये टॉपिक इन्वायरमेंट का यहाँ का नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब हो गया, इसकी भी एक रिपोर्ट पढ़ेंगे अभी। जैसे इंडिया इज द वर्ल्ड का पहले नंबर पे आ चुका है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन में, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। तो ये इसके कुछ फैक्टर होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और वो सारी चीजें देखनी है इसमें। इसके अलावा इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, तो स्पेसिफिक लिखा है इंडिकेटर कौन कौन से सोशल डेवलपमेंट पे, तो इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक सिंपल। ट्रैफिकिंग क्या होता है, बैगरी क्या होता है, करप्शन क्या होता है, तो करप्शन इंडेक्स क्या है इंडिया का, वो देखना है। करप्शन का मीनिंग क्या होता है, बैगरी क्या होता है, ट्रैफिकिंग क्या होता है, वो सारे कंसेप्ट समझने, प्लस इसका इंडेक्स भी देखना है, इंडिया का करप्शन इंडेक्स क्या है। पॉपुलेशन, ये एनवायरमेंट का टॉपिक आ गया, ये एनवायरमेंट का टॉपिक आ गया। और ये वैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप पीएस के बच्चे हैं तो इकोनॉमी का टॉपिक आ गया, ठीक है। इकोनॉमी में भी ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट मेंस के टाइम में, ठीक है। तो वही वाला टॉपिक है केएस वाला, तो उसी के तरीके से पढ़ना है। तो इंडिकेटर सोशल डेवलपमेंट सिंपल है। तो ये स्पेसिफिक अगर बोले ट्रैफिकिंग, वैगरी, करप्शन, ये भी हमें स्पेसिफिक सिंपल डेफिनेशंस, मीनिंग क्या है और इंडिया में क्या क्या हो रहा है वो देखना है इसमें। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द यूनिट 5 एंड 6, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सोशियोलॉजी के टॉपिक नहीं है। और बेसिक जो सोशियोलॉजी बोलते हैं ना, सोशियोलॉजी जो मेन पढ़ते हैं, जो एमए वाले या बी ऑनर्स वाले, स्पेसिफिक बात करें तो वहां पे ये चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट ये सारी कितनी है, स्कीम्स है। और ये मैं आपको बोलूं कि ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी स्कीम्स, ये छोड़िए, ये पूरा का पूरा, चलो यूनिट 5 से पहले हम 6 से पहले हम 5 कर लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसकी ग्रोथ है, किसकी डेवलपमेंट, चाइल्ड से लेके बड़े होने तक सारी डेवलपमेंट वो देखनी है। फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस, दिस इज, ये सारे, ये एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के टॉपिक हैं भाई, क्लास पता नहीं अब कौन सी है, बट, और दूसरी बात ये है, फिजिकल एजुकेशन आपने रखी होगी, फिजिकल एजुकेशन किसी ने भी 11th 12th में रखी होगी, तो ये टॉपिक फिजिकल एजुकेशन से उठाए हैं रिलेटेड टू द फिजिकल स्ट्रेंथ। जैसे इसका क्या लिंक है भाई, क्यों पूछ रहे हैं, ये सिलेबस में क्यों रखा है। पहली बात है, आप सुपरवाइज कर रहे हो किसको, सुपरवाइजर हो ना आप, सुपरवाइजर किसको करेंगे, आंगनबाड़ी सेंटर को। आंगनबाड़ी सेंटर में है कौन भाई, बच्चे हैं, चाइल्ड है, वुमेन्स है, उनको उनको क्या कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा काम क्या है, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, साथ में क्या है, फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं। भाई जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप, क्या वो न्यूट्रिशन किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई हेल्थ फिट होने के लिए, कि बच्चे की ग्रोथ हो। तो पहला टॉपिक क्या है, ग्रोथ, समझ रहे हो, पहला टॉपिक क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिलेट करना है आपने चीजें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, आंगनबाड़ी सेंटर में फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस क्यों करा रही है बच्चों को। तो फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने प्रकार का है, मैक्रो न्यूट्रेंट क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रेंट क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन है, तो वो सारा न्यूट्रिशन में। हेल्थ एंड फिटनेस क्यों रहना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट, ये आपको लग रहा हो कि ये क्या टॉपिक है, फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। फिजियोलॉजी फ्रॉम द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब हो गया कि फिजियोलॉजी मतलब हो गया कि कैसे बॉडी, हमारी जो बॉडी ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिजियोलॉजी, बॉडी ऑर्गन कैसे काम करते हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे कर रहा है काम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टरी सिस्टम। एक मिनट में पानी पी के आया, जस्ट 1 मिनट।
यस, तो हम थे फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। तो फिजियोलॉजी प्रमोटिंग हेल्थ में हमारे पास वही बोल रहा था मैं, बॉडी ऑर्गन में हमें क्या करना है, एक बायोलॉजी का टॉपिक है फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसकी टेंशन लेनी, मैं ऑलरेडी मैं किताब लिख चुका हूँ इस सारे कंपोनेंट ऑलरेडी, उसमें तो मैंने डीपली स्टडी कर दिया है, जितनी भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का कंटेंट है या फिर कोई 11th 12th का कंटेंट है, वो सारा मैंने देख लिया है। और फिजिकल एजुकेशन में भी कुछ टॉपिक इसमें मिलते हैं, तो वो भी देख लिया, ठीक है। स्पेसिफिकली इसकी बात करूं मैं, फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी है टॉपिक कुछ, और 11th 12th की सोशियोलॉजी में तो नहीं है ये, ठीक है। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में सारे टॉपिक बीच बीच में टॉपिक है, ठीक है। बट आपको अब फिजिकल एजुकेशन किताब थोड़ी लेनी है, 5 टॉपिक मैं खुद पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये और ये सारे यूट्यूब पे आने हैं, ये दोनों यूनिट 5 और यूनिट 6 यूट्यूब पे आने हैं। तो इसलिए क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना ना चैनल, ताकि आपको दिखे और लोगों को भी दिखे। सब्सक्राइब इसलिए भी करना होता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो रिकमेंड होगी किसी और बच्चों को भी, तो जिसका फायदा हो तो अच्छी बात है ना, सबका फायदा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। फिजियोलॉजी में ऑर्गन कैसे वर्क करते हैं, तो मैं बात कर रहा था एक्सक्रीट, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन स्टार्ट करते हैं ना, हम कुछ खाना खा रहे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका मेन फंक्शन क्या है वो देखना हमने। फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, सांस ले रहे हो तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे है, इसमें सिर्फ हमने देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, फंक्शन क्या है, सिंपल, इतनी कोई वो पीएचडी नहीं करनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। अगर हमें ये पता होगा कि ये वाले आर्गन हैं और उसी के रिलेटेड हमने पढ़ना है प्रमोटिंग हेल्थ, उसको हम, मतलब ये आर्गन है, ठीक है, फिजियोलॉजी उसके बारे में पढ़ा, कैसे वो ऑर्गन वर्क करते हैं, साथ में प्रमोटिंग हेल्थ के बारे में कि हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से हम फिट रह सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है नहीं, तो बैडमिंटन खेल सकते हैं या फलाना ढिमकाना जो भी चीजें हैं, वो जब लेक्चर आएगा तब पढ़ा दूंगा। ओवरऑल आइडिया यही है कि पढ़ना क्या है फिजियोलॉजी। पहली बार आपने टर्म देखी है आपने, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं वो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ठीक है। तो वही सारे उसके बारे में। फूड साइंस, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, इसमें कुछ भी नहीं है। फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग में कुछ भी नहीं है। एक मिनिस्ट्री आती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री आती है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, तो अगर उसकी वेबसाइट खोल के देखेंगे तो अब उसका अबाउट करके देखना, उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। बट फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग मतलब हो गया, जो फूड हम खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड फूड होता है। तो कौन कौन सा प्रोसेस्ड फूड है, अगर प्रोसेस्ड फूड खाएंगे भी तो क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं, और खाना भी चाहिए तो कौन सा खाना चाहिए, ठीक है नहीं। तो प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, तो फूड साइंस क्या है एक्चुअल में, अगर एक मिनिस्ट्री बनाई गई है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, उसका कोई मकसद है इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो मतलब हो गया फूड का इंडिया में प्रोसेस, जैसे आप चिप्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, या फिर वो मिल्क आता है अलग से पैकेट में, जो कुछ भी पैकेट खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस होके आ रहा है, उसके पीछे की साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे लेक्चर में ही। बट ये ओवरऑल है कि भाई फूड प्रोसेस, आपको मिल्क मिल रहा है वो प्रोसेस्ड है, चिप्स मिल रही है वो भी कहीं ना कहीं बना हुआ है ना कहीं फैक्ट्री में, तो उसके बारे में है। तो वो अपनी टेंशन लेनी है, वो मैं करा दूंगा यूट्यूब पे ही। केमिकल केमिकल एनालिसिस फूड मतलब हो गया कि जो फूड है वो बना किसका है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स का बना है, मिनरल्स का बना है, या फिर आपका विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स का बना है, ठीक है। तो वो उसके बारे में कि केमिकल एनालिसिस क्या है, तो वो चीजें हमें इसमें बतानी है। रही बात फूड एंड पर्सनल हाइजीन, तो देखो अगर हम पर्सनल हाइजीन, हाइजीन मतलब हो गया भाई साफ सफाई रखनी है, तो साफ सफाई रखनी है तो हमारे पास पर्सनल सफाई कैसे रख सकते हैं वो देखना हमने, और फूड की कैसे कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये टॉपिक इसलिए पढ़ने क्योंकि आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चे भी होंगे, आंगनबाड़ी सेंटर में आंगनबाड़ी हेल्पर भी होंगी, आंगनबाड़ी हेल्पर भी होंगी, ठीक है। आंगनबाड़ी हेल्पर का काम है खाना बनाना, कुक फूड, ठीक है। और वो खाना बना रही है तो कहीं ना कहीं अब आंगनबाड़ी आप सुपरवाइजर है, ठीक है। अगर वो अच्छा खाना अच्छा नहीं बना रहे हैं तो आप आंगनबाड़ी सेंटर में जाके आंगनबाड़ी वर्कर को बोल सकते हैं कि भाई खाना सही नहीं बन रहा, आपने पर्सनल हाइजीन ने रखी है, ठीक है। तो साफ सफाई भी रखनी है ना, तो इसमें हमारे पास
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अभी अभी की स्कीम जो है, जैसे आपको पता होगा सैनिटाइज, कौन सी स्कीम थी, गांधी जी की स्कीम जो थी, हाय हाय, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। तो उस स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हमने, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे पर्सनल हाइजीन के कौन कौन से कंपोनेंट है, और फूड को हाइजीन करने के लिए फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, मेन ये है। तो फूड को हाइजीन करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो प्रिजर्वेटिव भी पढ़ने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो कैसे हाइजीन रख सकते हैं, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी लेक्चर में आगे आने वाले टाइम में कवर कर दूंगा। यूनिट 5 और 6 बाकी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूनिट 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 जस्ट 1 मिनट, यूनिट 1 से लेके 4 तक सोशियोलॉजी जी की फैकल्टी है, वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा यूनिट 5 और 6, इसमें से भी पहला और दूसरा लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा फिर ये वाले टॉपिक्स और ये सारे वाले टॉपिक्स, ठीक है। ठीक है, इसमें स्कीम्स की इसमें कोई ज्यादा कोई पीएचडी नहीं चाहिए हमें इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ठीक है। पढ़ चुका हूँ मतलब कहने का मतलब है किताब लिख चुका हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट है। आई हैव गो थ्रू ऑल दी फिजिकल एजुकेशन वाली जो किताब है, एनसीईआरटी, बाकी वाली एजुकेशन, जहां जहां से जो जो कंटेंट जितना बढ़िया हो सकता था मैंने कर दिया है, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने वेट करना लेक्चर का प्रॉपरली। नेक्स्ट आपका आ गया यूनिट 6। यूनिट 6 में हमारे पास जितने भी टॉपिक है, देखो इसमें क्या है, 6 टॉपिक है, 10 नंबर है, तो मतलब 10 नंबर है, तो मतलब हर एक से इसमें एक विटामिन का टॉपिक है ना, विटामिन आगे नहीं, तो अलग से सिलेबस में विटामिन दिया है, यहाँ पे रिलेट होके विटामिन बी अलग से पढ़नी है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम मतलब हो गया मेडिकल हेल्थ केयर, अडॉप्शन, फोस्टर न्यूट्रिशनल केयर, हेल्थ, चिल्ड्रन के एक्ट और चिल्ड्रन राइट कौन कौन से, तो चिल्ड्रन राइट स्पेसिफिकली मैं बता दूंगा कौन कौन से पढ़ने, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे तो पता चल जाएगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम्स है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की तरफ से। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, तो ये अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन कहाँ दी जाती है भाई, आंगनबाड़ी सेंटर्स में दी जाती है। इसको दी जाती है 3 से लेके 6 ईयर के बच्चे को। वैसे जो एनरोलमेंट होती है वो 0 से लेके 6 ईयर। अब सोच रहे होंगे जीरो क्या, जीरो नहीं मतलब हो गया जब बच्चा पैदा हो गया तब से लेके 6 ईयर तक आंगनबाड़ी सेंटर में एनरोलमेंट होती है बच्चों की, ठीक है। अगर वो जीरो अगर मानना भी है तो भाई प्रेग्नेंट जो मदर है उसकी एनरोलमेंट ऑलरेडी आंगनबाड़ी सेंटर में होती है। तो जीरो को भी मैं, अगर आप बोल रहे हैं जीरो कैसे डिफाइन करूंगा मैं, तो प्रेग्नेंट लेडीज जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर बच्चा ही तो है ना, तो ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है भाई, समझ रहे हो आप, समझ रही हो नहीं, ये है 0 से लेके 6 ईयर तक। लेकिन एजुकेशन तो दी जाती है, वो दी जाती है 3 साल के बच्चे से लेके 6 तक, वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। नॉट लाइक द, आप जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो वहां पे एजुकेशन आप लेते हैं, आप बोलते हैं कि हमने एलकेजी कर दिया, यूकेजी कर दिया, फर्स्ट कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। वहां पे आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी आंगनबाड़ी सेंटर में, ठीक है। ठीक है, बस ये होगा कि आपने आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चा छोड़ा है, उसकी 3 से लेके 6 साल तक, वैसे तो 0 से लेके 6 ईयर तक होता है बच्चे की उधर, लेकिन इसमें अर्ली एजुकेशन दी जाती है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। तो आज की डेट में ये सक्षम आंगनबाड़ी सेंटर भी आ चुके हैं, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, सक्षम 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 आंगनबाड़ी सेंटर क्या होता है, ठीक है। आंगनबाड़ी सेंटर्स, तो उसके बारे में देखेंगे हम। ये पेंशन के बारे में, ओल्ड ओल्ड एज और डिसेबिलिटी के लिए स्कीम कौन सी है, तो वो पेंशन है। पेंशन इन दोनों के लिए कौन सी है, एक सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है। पोषण अभियान, पोषण अभियान रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, तो वो क्या है वो देखना है। पोषण ट्रैकर मतलब हो गया, पोषण ट्रैकर देखो जी, आंगनबाड़ी सेंटर है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, इसके लिए क्या आंगनबाड़ी सेंटर को एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, मोबाइल में, जिसका नाम है पोषण ट्रैकर। और ये मोबाइल ऐप में उनको रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है कि कौन सा बच्चा आया है, कौन सा नहीं आया है। तो वहां पे ट्रैक किया जाता है कि भाई जो अगर कोई बच्चा आया है तो इसका मतलब क्या होगा, उसको पोषण पहुंचा है, तो वही आ गया पोषण ट्रैकर, मतलब उसको न्यूट्रिशन पहुंचा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, चाइल्ड को पहुंचा नहीं पहुंचा उसके लिए ऐप बनाई है कि बच्चा रेगुलरली आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना नहीं, वो सारा ट्रैक करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्री, ये लिखा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मतलब गया सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो पहुंच रहा है बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए ये ट्रैकर बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है शायद से 21-22 में, 21 में शायद से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए।
तो पोषण ट्रैकर समझ गए कहाँ पे, आंगनबाड़ी वर्कर्स। अगर आपके आसपास कोई भी है, अगर आपको लग रहा है मैं गप मार रहा हूँ, आप अपने आसपास चले जाइए, उनको आंगनबाड़ी वर्कर्स को पूछिए कि क्या मैडम आप पोषण ट्रैकर का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें आप चाइल्ड, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल की अटेंडेंस भरते हैं डेली डेली, डेली भरनी पड़ती है, ठीक है। वो इसलिए एक्चुअल में सरकार ने लाया, पीछे मोटिव क्या सरकार का मोटिव ये है कि बच्चा जो है उसमें न्यूट्रिशन की कमी ना आए, बच्चे को भी नहीं आए, प्रेग्नेंट लेडीज क्योंकि बच्चा आगे जन्म लेने वाला है उसको भी नहीं आए, लैक्टेटिंग मदर को भी दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर दूध पी रहा है बच्चा, उस टाइम में जो न्यूट्रिशन खाएंगे वही बच्चे को जाएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। एडोलेसेंट्स गर्ल्स की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो टीनेज रहती हैं, तो मेंस्ट्रुएशन वगैरह अदर कुछ फैक्टर्स हैं, तो उसके लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है। एक सरकार की तरफ से मतलब मेन जो बैकग्राउंड जो है वो स्कीम का प्रॉफिट पहुंचा नहीं पहुंचा, उसके लिए हमारे पास पोषण ट्रैकर सरकार ने लॉन्च किया है, वो इंपॉर्टेंट है। पोषण बातिका इसी के रिलेटेड है, ठीक है। सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम मैंने बता दिया कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, किसको किया जाता है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। फिर इसके अलावा ये स्पेसिफिक सिलेबस ही इसमें ये टॉपिक दिया, आंगनबाड़ी सर्विसेज। आंगनबाड़ी सर्विसेज मीन्स आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी सर्विसेज क्या है, तो इनकी बहुत सारी सर्विसेज है। एक न्यूट्रिशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, जैसे बच्चा कोई बीमार हो गया तो ये नियरेस्ट हेल्थ सेंटर होगा, हेल्थ सेंटर, तो वहां पे क्या होगी, आशा वर्कर होगी, आशा ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेंटर होगी, तो एक ना गांव में आजकल आशा वर्कर भी होती है, तो आशा वर्कर जो ख्याल रखती है किसकी, प्रेग्नेंट लेडीज का, ठीक है, उसके साथ कंटेक्ट करके चाइल्ड को कहीं ना कहीं इम्यूनाइजेशन कराया जाता है, जैसे पोलियो आपने सुना होगा, जम्मू में जैसे आज की डेट में वो चल रहा है कि इसका स्पेसिफिक प्रमोशन चल रही है सरकार की तरफ से, बच्चे को पोलियो पिलाएं, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं तो वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बट स्पेसिफिकली आपको ओवरव्यू हो गया। फिर इसके अलावा एक स्कीम्स है जिसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये किसके के लिए, स्कीम देखनी है हमने, पहले देखना एम, मिनिस्ट्री, कितना पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, और स्पेसिफिक पर्पस क्या है स्कीम का और किसके लिए दिया जाता है, वो चीजें देखनी है। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, तो एडोलेसेंट गर्ल के लिए स्कीम आंगनबाड़ी सर्विसेज में ही है। एडोलेसेंट गर्ल के लिए कौन कौन सी स्कीम है, देखो तो ये पालना स्कीम, लाडली बेटी स्कीम्स, ठीक है, ये किसके लिए, पालना स्कीम नहीं, पालना तो ये अलग सी बात है, लाडली बेटी स्कीम और सॉरी लाडली बेटी स्कीम और स्टेट मैरिज असिस्टेंट्स, ठीक है, ये कहाँ मिलती है, लाडली बेटी स्कीम क्या है, स्टेट मैरिज असिस्टेंट्स की मतलब हो गया सरकार की तरफ से, जब कोई लड़की एडोलेसेंट गर्ल होती है, जो एडोलेसेंट गर्ल्स जब वो मैरिज करती है तो सरकार की तरफ से 50,000 रुपया पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो वो हेल्प के तौर पे, तो वो क्या है वो हमने पढ़ना है। लाडली बेटी स्कीम में 21 साल के बाद कुछ पैसा मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में जो स्कीम होगी वो हमें देखेंगे। ओवरऑल क्या होगा, कितनी स्कीमें होगी, स्कीम में हमने आपने क्या पढ़ना है, सिंपल और सिंपल, एक देखना आपने ये स्कीम कब लॉन्च हुई, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है, लॉन्च कब हुई है, एम क्या है, पर्पस क्या है, और इसमें पर्पस मतलब हो गया स्पेसिफिक किसके लिए, वुमेन के लिए है, अडल्ट गर्ल्स के लिए है, चाइल्ड के लिए है, तो वो स्पेसिफिक पर्पस, और इसमें पैसा कितना मिलेगा, ठीक है, स्पेसिफिक अगर वुमेन के लिए तो उनको कैसे कितना पैसा मिलेगा, अगर एडल्ट गर्ल्स के लिए उसको कितना पैसा मिलेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। फिर मातृवंदना योजना में कितना पैसा मिलता है, स्कीम्स एडल्ट गर्ल में क्या चीज है, जननी सुरक्षा योजना में कितना पैसा मिलता है, तो वो सारी चीजें, जैसे लाडली बेटी स्कीम है, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, तो ये सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, इसमें कितना पैसा मिलता है मैंने बता दिया, लॉन्च कब हुई, एम क्या है, पर्पस क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, कितना पैसा, और पेरिफेरी चीजें हम इसके बारे में थोड़ी सी देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया पालना स्कीम, तो पालना स्कीम कुछ भी नहीं है, पालना स्कीम कुछ नहीं है, कन्वर्जेंस किया गया आंगनबाड़ी सेंटर्स को, तो वो अभी रिसेंटली न्यूज में था 2022 में, तो इसीलिए टॉपिक डाला क्योंकि 2022 में ये न्यूज में था, ठीक है, तो ये भी हम कवर कर देंगे। ओवरऑल जो है आपको ये आइडिया मिल गया कि सिलेबस क्या था, किस तरीके की चीजों को देखना चाहिए। अब इसमें देखो 10 नंबर है, इसमें 6 टॉपिक हैं, 10 नंबर का आना है, यहाँ पे कितने 8 टॉपिक हैं, 10 नंबर का आना है, इसका मतलब ये हुआ दो क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आ सकता है इनमें से एक क्वेश्चन, और ये इनमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से आई, इससे क्वेश्चन एक आएगा, चाइल्ड की ओर से आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन,
पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर और बातिका से एक क्वेश्चन। सप्लीमेंट न्यूट्रिशन कुछ नहीं, वो उसमें ही है। मातृवंदना योजना से एक क्वेश्चन, नहीं स्कीम जो है जननी सुरक्षा योजना, मातृवंदना योजना, इनमें से एक ही आएगी। दो दी हैं लेकिन क्वेश्चन एक या दो आएगा, बट क्वेश्चन आएगा जरूर। नेशनल हेल्थ मिशन क्या है इंडिया का, ठीक है, तो ये कब आया, क्या चीज है, कब ये नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके अंडर क्या चीजें वो सारी देखेंगे हम। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन यहाँ पे, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्वेश्चन बीच में से किसी से भी आ सकता है। ये 10 हो गए। तो ये इस तरीके से देखना है कि सिलेबस आपको पूरा खत्म करना है। ये नहीं आपने कि आपने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम कर दिया तो आप बोले कि मेरा यूनिट ही खत्म हो गया। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपको सिलेबस पूरा खत्म करना है। और दिस दिस वाज अबाउट द सिलेबस डिस्कशन, जो कि आई थिंक बहुत लंबी चलेगी, बट ये इंपॉर्टेंट भी था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, सही लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिसने भी लेक्चर एंड तक देखा, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप कमेंट करेंगे। और लेक्चर तो कुछ लेक्चर हम यूट्यूब पे भी लाने वाले हैं, बाकी तो सारा कोर्स ऐप पे ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब लास्ट में एक चीज डिस्कस कर लेता हूं मैं, कि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कोर्स में हमें मिलेगा क्या क्या। ठीक है, मैंने जो चीजें बोली, एक तो कोर्स में हमारे पास जो लेक्चर्स, फुल लेक्चर्स 6 के 6 कंपोनेंट जो हैं उसमें। दूसरा ये है पीडीएफ हर लेक्चर्स की, ठीक है। स्टडी मटेरियल उसी स्टडी मटेरियल में कोई भी टॉपिक दिया है, खासकर मैं स्पेसिफिक 60 मार्क्स की बात करूं, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि बच्चों को यही दिक्कत आएगी, बाकी जेके एसएसबी का जो सिलेबस है वो सेम रहता है बाकी कंपोनेंट के लिए, बाकी वाले जो 5 कंपोनेंट है। बट अगर स्पेशलाइजेशन में बोलें तो वो 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स में भी यूनिट कितने, 6 हैं, ठीक है। 6 यूनिट है तो 10-10 मार्क्स का है हर एक यूनिट। तो वहां पे भी हमने हमने स्पेसिफिकली कम से कम 3000 प्लस एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। वो पीडीएफ आपको उधर ही मिल जाएगी स्टडी मटेरियल में। दूसरी बात ये है कि मॉक टेस्ट होंगे आपके, मॉक टेस्ट फुल लेंथ होंगे, तो उसमें आपको प्रैक्टिस और हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये कहाँ मिलेगा, टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप डाउनलोड करनी है, जेके एग्जाम प्ले स्टोर में जाना है आपके मोबाइल में, जो एंड्रॉइड मोबाइल है उसके लिए मोबाइल में जाना है प्ले स्टोर में, वहां से ऐप डाउनलोड करनी है, और वहां पे जाना है सीधा कोर्स में। कोर्स होगा सुपरवाइजर का कोर्स, वहां पे आपको पेमेंट करनी है। अभी 50% ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ, तो आप देख सकते हैं, पेमेंट करनी है, उसके बाद आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। दूसरी बात, जिनके पास आईफोन है तो आईफोन के लिए हम लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन कोड अगर आपको मांगा जाएगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है ROFOQ, ठीक है। ROFOQ ऑर्गेनाइजेशन कोड है, वहां पे आपको ये मांगा जाएगा अगर इसके लिए आईफोन यूजर के लिए, तो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अपडेट आपको आता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ भी अपडेट कोई भी लेक्चर आता है तो हमारे चैनल टारगेट जेके एग्जाम्स पे आता रहेगा, ठीक है। माय नेम इज साहिल ठाकुर एंड दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो पहले देनी चाहिए थी, स्टार्टिंग में नहीं दी ना, इसीलिए नहीं दी, कि एंड में दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और आगे आएंगे फर्दर लेक्चर में मिलेंगे आपको। भारत माता की जय। और 26 जनवरी की एडवांस में शुभकामनाएं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे की आपको एडवांस में शुभकामनाएं, ठीक है। और थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।